अस्सलाम वालेकुम। सर जी, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो थोड़ी सी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। IS 38 जो हमने कल स्टार्ट किया था, उसके एक दो छोटे से कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। वो कंप्लीट करने के बाद हम अपने नए स्टैंडर्ड IS 36 पे वापस आ जाएंगे। IS 38 इंटेंजिबल्स। ठीक है, तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से बात कर ली थी, तो मुझे वो काफ़ी चीज़ें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बस जो न्यू कंसेप्ट है मैं उसको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। सेम एज इट, जो मैंने आपको एज इट इज बताया था IS 16 के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर एक एसिड है, वो यूज हो रहा है दूसरे एसिड की कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल, हम ए एसिड बना रहे हैं और बी एसिड हमारा एक जनरेटर है। ठीक है, अगर एक एसिड यूज हो रहा है दूसरे एसिड की कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो जो एसिड यूज हो रहा है पहले एसिड की कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसकी जो डेप्रिसिएशन है ना, उसकी डेप्रिसिएशन पहले एसिड जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसकी उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये बी जनरेटर है, मैंने वहां पे भी बताया था 100 रुपए का हमारे पास जनरेटर है। सो इसकी क्या जी कॉस्ट, और इसकी यूजफुल लाइफ है जी 5 साल। तो हमने क्या किया था कि ये जो जनरेटर है ना, इस एसिड ए को बनाने में इस्तेमाल हुआ है, और इसको बनाने में जो इस्तेमाल हुआ है ना, वो कोई अल्लाह आपका भला करे 6 महीने इस्तेमाल हुआ है। 6 मंथ इस एसिड को बनाने में इस्तेमाल हुआ, और 6 मंथ हमारे किसी और काम के लिए फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता रहा। तो हमारे लिए रेलिवेंट महीने 6 थे। मैंने IS 16 में डिटेल से डिस्कशन की भी है। तो हमने क्या किया था कि हमने कहा जब इसकी हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो कैसे निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट लाइन मेथड पे हम इसकी डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन किसके बराबर होगी जी। स्ट्रेट लाइन मेथड पे हम इसकी डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो हमारी डेप्रिसिएशन बराबर होगी जी कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ हमारी जी 5 साल। तो डेप्रिसिएशन आ गई जी 20 महीने, सॉरी 20। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन है एक पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। 1 ईयर की डेप्रिसिएशन आप इसको कह सकते हो 12 मंथ की। लेकिन ये एसिड दूसरे एसिड को बनाने में 12 महीनों में से 6 महीने इस्तेमाल हुआ है, तो हम कहेंगे कि इस एसिड के जो टोटल डेप्रिसिएशन है 20, इसका 6/12 एसिड की कॉस्ट में ऐड कर दो, वो जितना बनता है जी 10। तो हमने कहा था कि हम अपने पास एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 10 रुपए से, और बाकी जो है उसको एसिड ए की कॉस्ट के अंदर ऐड कर दो, यानी एसिड ए डेबिट 10 रुपए, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी कितनी आ जाएगी 20 रुपए। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा था पहले ही। तो यहाँ पे हम एसिड की जो भी कॉस्ट निकाल रहे होंगे, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजेक्शन परचेज प्राइस में से नेट ट्रेड डिस्काउंट कर देंगे हम। ठीक है, और उसके बाद क्या नाम लेते हैं कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे होंगे वो ऐड करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऐड कर देंगे, प्लस फिर जनरेटर की जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, यहाँ हम लिख देंगे जनरेटर की जो डेप्रिसिएशन आई है वो कितनी है जी 10। वो ऐड करके फिर एसिड की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये तो IS 16 की बात थी जो पहले ही मैंने कर दी थी, और उसको मैंने रिपीट कर दिया। अब IS 38 मैंने आपको कहा था कि IS 16 की छोटी बहन है। तो छोटी बहन है, तो फिर ये क्या करेगा, ये भी वही सेट ऑफ प्रिंसिपल, वही रूल्स लगाएगा, लेकिन थोड़े से बीच में नमक मिर्च मिर्च मसाला अपना IS 38 का ऐड करेगा। तो वो कैसे ऐड करेगा उसको हम देख लेते हैं। बहुत आसान सी छोटी सी बात है। वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक एसिड बन रहा है टोटल। ठीक है, 3 फेजेस में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये पहली जो फेज है हमारी, यहाँ पे रिसर्च चलती रही है। ठीक है, दूसरी हमारी फेज है डेवलपमेंट की। लेकिन वो डेवलपमेंट थी जिसने 6 क्राइटेरिया मीट नहीं किए हुए थे। 6 क्राइटेरिया मीट नहीं किए हुए थे, या इसको हम बुरी वाली डेवलपमेंट कहते हैं। और यहाँ वाला जो फेज है ना, इस वाले फेज में हमारे क्या हुआ, अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई। अच्छी वाली डेवलपमेंट यानी जिसने 6 क्राइटेरिया किया हुआ था मीट। तो हम यहाँ पे एक इंटेंजिबल्स को क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, इंटरनली जनरेट कर रहे थे। क्रिएट करने से अच्छा वर्ड है इंटरनली जनरेट। तो इंटेंजिबल जो हम अपने पास इंटरनली जनरेट कर रहे थे, उसके अंदर एक जनरेटर इस्तेमाल हुआ है। उसके अंदर एक जनरेटर, तो हमें तो ये तो पता है कि रिसर्च में होने वाला जो भी खर्चा होगा हम उसको क्या कर देते थे, एक्सपेंस आउट कर देते थे। हम उसकी एंट्री करते थे एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो मैं मिसाल ले लेता हूँ कि हमने रिसर्च के दौरान हमारे जो साइंसदान थे ना उनको तनख्वाहें दी, तो हमने जो साइंसदान को तनख्वाहें दी ना, तो हमने उसको क्या कर दिया, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट।
फिर बुरी वाली डेवलपमेंट के दौरान भी हमने साइंसदान को तनख्वाह दी, फॉर एग्जाम्पल 4 रुपए की तनख्वाह दी, तो हमने उसको भी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया। लेकिन अच्छी वाली जब हमारी हुई और हमने साइंसदानों को तनख्वाह दी, तो हमने क्या किया कि हम मिसाल के तौर पर क्या लेते हैं 4.2 या 5 हमने यहाँ अपने साइंसदानों को कह दी तनख्वाह, तो हमने इसको इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया कि इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये सैलरी थी कि इनको साइंसदानों को जो कि हमारी रिसर्च कर रहे थे इंटेंजिबल्स को बनाने के लिए। फिर उसके बाद एक इसी दौरान मिसाल ले लो, रिसर्च हमारी चली है 5 महीने, हमारी रिसर्च चली है, ठीक है, 3 महीने हमारी बुरी वाली डेवलपमेंट चली, 8 और ये 4 महीने अच्छी वाली डेवलपमेंट चली है। ये मैंने ऐसी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एग्जांपल है, ठीक है। फिर एक इक्विपमेंट है, जनरेटर नहीं है, आप कह लो कोई और लैब इक्विपमेंट है, वो लैब में इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट है। अब वो लैब का जो इक्विपमेंट है वो तो वो लैब में इस्तेमाल करते हैं, हमारा पीपीई है, ठीक है। लेकिन इंटरनली जनरेट कर रहे हैं हम एक इंटेंजिबल को इंटरनली जनरेट कर रहे हैं और उसमें इस्तेमाल किया हमने उस लैब इक्विपमेंट को हमने इस्तेमाल किया। सर जब हम लैब इक्विपमेंट को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन तो उस इंटेंजिबल की कॉस्ट के अंदर कैपिटलाइज होनी चाहिए, यानी उसके अंदर ऐड होनी चाहिए। तो IS 38 कहता है ठीक है ये IS 16 का रूल है, लेकिन पहले ये देख लेना कि भाई वो जो लैब इक्विपमेंट है आपने यहाँ पे 5 महीने इस्तेमाल किया रिसर्च के फेज के दौरान, तो बेशक आपने रिसर्च फेज के दौरान वो लैब इक्विपमेंट इस्तेमाल किया है। अगर वो लैब इक्विपमेंट मिसाल के तौर पे आप ले लो कि वो 200 रुपए का लैब इक्विपमेंट है, उसकी कॉस्ट 200 है और उसकी यूजफुल लाइफ जो है अल्लाह आपका भला करे 10 साल है। तो लैब इक्विपमेंट अगर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तो हम कहेंगे कि भाई लैब इक्विपमेंट की जो असल डेप्रिसिएशन बनती है वो बनती है 20, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड पे अगर हम निकालें डेप्रिसिएशन, तो जो 20 का डेप्रिसिएशन डेबिट और हम लैब इक्विपमेंट को कम कर देते थे या क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन एंट्री कर लेते थे, एक ही बात है ना। अगर कॉस्ट मॉडल पे चल रहे थे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, अगर नेट बुक वैल्यू पे चल रहे तो लैब इक्विपमेंट को कम कर देते थे, यानी एसिड को क्रेडिट कर देते थे। अच्छा, तो हमने कहा कि ये जो 20 है ना डेप्रिसिएशन, इसका 5/12 तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो तो क्योंकि रिसर्च का फेज चल रहा है और रिसर्च फेज में जितने भी खर्चे हों वो सारे कहाँ चले जाते हैं, एक्सपेंस आउट हो जाते हैं, वो सारे एक्सपेंस आउट हो सकते हैं। तो इस यहाँ से मैं रूल पता लगा कि अगर रिसर्च फेज के दौरान कोई एसिड दूसरे एसिड को इस्तेमाल कर बनाने में इस्तेमाल हुआ है, तब भी उसके अंदर हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे जब तक कि वो अच्छी वाली डेवलपमेंट के फेज में चला नहीं जाता। तो हम कहेंगे कि इस 20 का जो 5/12 है, इस 20 का 5/12 वो जितना भी बनता है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ 20 का 5/12 बनता है तकरीबन 8, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगर ये IS 16 होता तो हम यहाँ पे एसेट डेबिट और क्या करते, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर देते। लेकिन क्योंकि IS 38 है, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की फेज चल रही होती है, तो हमने देखना है कि हमने जो लैब इक्विपमेंट इस्तेमाल किया है, आया रिसर्च फेज में इस्तेमाल किया है, बुरी वाली डेवलपमेंट फेज में इस्तेमाल किया है या अच्छी वाली डेवलपमेंट में। तो सिंपली हमने अपना रूल लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी एसिड इस्तेमाल हुआ होगा, इस 20 का 3/12 जो है वो फिर हमने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और हमने अपने पास से लैब इक्विपमेंट को कम कर दिया या क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को कम कर दिया। आप इसको कह लो ये 4 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये अज्यूम्ड फिगर है, यहाँ पे असल कैलकुलेशन करके आप निकाल लेना फिगर जो भी बनती। अच्छा फिर आगे जी अच्छी वाली डेवलपमेंट, अब एक लैब इक्विपमेंट एक इंटेंजिबल को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 20 का जो है ना 4/12 इंटेंजिबल की कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। वो मिसाल के तौर पर 8 हो गया, तो हम करेंगे इंटेंजिबल एसेट डेबिट और अपने पास से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर देंगे, या फिर लैब इक्विपमेंट को आप क्रेडिट कर दोगे कितने से, 8 से। तो ये जी हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो उसको टेस्ट कर सकता है सवालों में। तो ये IS 38 की छोटी सी एक क्विक रिवीजन थी, तो इसको यहीं पे लेक्चर को नोट कर लेना, इसको स्टॉप करके फिर नोट कर लेना। अच्छा, अब इसके अलावा जो 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसको मजीद देखते हैं और उसके बाद हम अपने प्रीवियस टॉपिक के वापस आ जाते हैं उसके ऊपर। देखो, बात सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि मैं एंड में हर सवाल समझाने के बाद कंक्लूजन क्या ड्रा करता हूँ, वो कंक्लूजन अपने पास लिख लिया करो। अब इसका कंक्लूजन ये लिख लेना कि जैसे IS 16 के अंदर एक एसिड, अगर इफ मैंने एक लाइन लिखवाई थी, एन एसिड इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर एसिड देन इट्स डेप्रिसिएशन रेलेवेंट टू दैट पीरियड
विल बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टेड एसेट। जिस एसेट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो रेलिवेंट पीरियड की डेप्रिसिएशन उसके अंदर आप कैपिटलाइज कर दोगे। ये लाइन आपने लिख लेनी है IAS 16 में, और IAS 38 में लिखना है कि भाई रिसर्च और डेवलपमेंट फेज को अकाउंट फॉर करने के बाद आपने कैपिटलाइज करना है, बस। तो इस पूरे सवाल का याद करने का तरीका क्या है कि आपने ये वाले जो वर्ड्स मैंने आपको बताया है इसको अच्छे तरीके से सुन के रिपीट करके दोबारा लिख लेना अपने पास। अच्छा जी, उसके बाद एक और छोटी सी बात, फॉर एग्जांपल हम एक हार्डवेयर खरीद के लेके आए, ठीक है, कंप्यूटर का हार्डवेयर खरीद के लेके आए, 70,000 रुपए का हम खरीद के लेके आए, और एक सॉफ्टवेयर है जो इस हार्डवेयर के अंदर ना इंस्टॉल हुआ है और इसका इंटेग्रल पार्ट है। यानी कि ये जो सॉफ्ट हार्डवेयर है ना ये चलेगा ही नहीं, ये क्या चलेगा ही नहीं अनलेस कि ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर हो, अनलेस ये सॉफ्टवेयर हो। फिर हमने एक अडोब सॉफ्टवेयर जो है ना, और वो हमने 3,000 रुपए का खरीद लिया। ये वैल्यूज मैंने छोटी छोटी इसलिए नहीं रखा आपको बात समझ आ जाए। अब ये अडोब सॉफ्टवेयर, अच्छा अब इसमें समझने वाली बात क्या है, ये देखो जो हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर वो तो टेंजिबल है, टेंजिबल उसको हम हाथ लगा के चेक करके फिजिकली देख सकते हैं, फिजिकल सब्सटेंस है इसकी, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर है, अब इसको हम अलग से पीपीई ट्रीट करेंगे कि ये तो हमारा पीपीई है हार्डवेयर, लेकिन क्या हम इसके ऊपर IS 38 लगाएंगे? सॉफ्टवेयर तो हमारा इंटेंजिबल है ना, हाथ नहीं लगा सकते, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक हार्डवेयर का इंटेग्रल पार्ट बन जाए, तो अब हम उसको हम एक ही एसेट समझेंगे अपने पास, ठीक है, अपने पास एक ही एसेट समझेंगे। तो हम पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे कंप्यूटर पे इस पूरे कंप्यूटर पे हम कह देते हैं ये कंप्यूटर खरीद के ले गए थे फॉर एग्जाम्पल, और हमने इसके अंदर विंडो करवा लिया। विंडो करवाए बगैर तो वो चलता ही नहीं है, ठीक है। विंडो करवाए बगैर तो वो कंप्यूटर चलेगा नहीं, तो हम कहेंगे कि हम अपने पास कंप्यूटर को डेबिट कर देंगे और इस कंप्यूटर के ऊपर IS 16 लगेगा पूरे के ऊपर इस कंप्यूटर। और तो हम कहेंगे कि हमारे पास अब पीपी जो डेबिट हो जाएगा ना हमारी किताबों में कितने से हो जाएगा, 80,000 से। पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट हमारे पास है कितने हो जाएगा जी, 80,000 रुपए से। लेकिन अगर हम एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करें या ना करें तो क्या हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा? नहीं सर, चलेगा हमारा कंप्यूटर। तो ये इसका मतलब कि ये इसका इंटेग्रल पार्ट नहीं है। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपने पास IS 38 में कैपिटलाइज करेंगे, इसको भी हम इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे 3,000 से, ठीक है, और कैश क्रेडिट कर देंगे 3,000 से। तो पता लगा यहाँ मेरी बात का कंक्लूजन क्या है, ये अपने पास लिखना कि जब भी एक एसेट आप इंटरनली इंटेंजिबल एसेट खरीद, फॉर एग्जाम्पल सॉरी रिपीट करता हूँ बात को, जब भी आप एक टेंजिबल एसेट खरीद के लेके आओ और उसके साथ एक इंटेंजिबल एसेट हो जो कि इंटेग्रल पार्ट बन गया हो उस टेंजिबल एसेट का, तो फिर इंटेग्रल पार्ट अगर वो बन जाए तो पूरे के पूरे दोनों एसेट्स के ऊपर आपने समझना है कि वो एक ही एसेट है, वो एक ही एसेट है, और उसके ऊपर आपने IS 16 अप्लाई कर देना है। और लेकिन उसके अलावा जो आपके पास इंटेंजिबल एसेट होगा जैसे एडोब फोटोशॉप है, जो बगैर जिसके बगैर भी वो हमारा टेंजिबल एसेट काम कर सकता है, जिसके बगैर भी हमारा हार्डवेयर काम कर सकता है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा इंटेंजिबल है। जैसे हम IFRS 15 के अंदर कहते थे डिस्टिंक्ट गुड, ठीक है, और नॉन डिस्टिंक्ट गुड्स। डिस्टिंक्ट गुड जो मार्केट में अकेले से बिक सकती थी, नॉन डिस्टिंक्ट में होता था कि हम क्या करते थे भाई कि अगर हमने एक वॉशरूम बना के देना है तो उसके अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, सैनिटरी पाइप्स, ये सारी चीजें हम कहते थे ये अलग अलग मार्केट में सेल हो सकती हैं, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वॉशरूम बना के देने का। अब वॉशरूम जो बनाना है कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये पूरी एक डिस्टिंक्ट गुड है। तो यहाँ पे भी ये एक किस्म की समझ लो एक डिस्टिंक्ट गुड टाइप है, ठीक है, एक एक एसिड है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये याद रखना, वो MCQs के अंदर टेस्ट कर सकता है। तो हार्डवेयर के ऊपर हमेशा IS 16 अप्लाई होगा, और हमारे जो सॉफ्टवेयर है उनको देख लेना इंटेग्रल पार्ट है कि नहीं है, अगर है तो फिर क्या करना है वो सब कुछ आपको बता दें। अच्छा, इसके बाद आगे एक लास्ट कॉन्सेप्ट जी, इसका इसके बाद हम अपनी लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। अच्छा जी, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कह रहा है आई परचेज पार्शली डेवलप्ड R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डाटा। मैंने किसी बंदे से, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। ₹100 का, जिसमें जो हमारी रिसर्च थी वो हमने किसी और बंदे से खरीदी है 60 रुपए की, और किसी और बंदे से डेवलपमेंट हमने खरीदी है 40 रुपए की, ठीक है। आफ्टर डैट ये हम खरीद के आ गए ना जब, उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने दोबारा उसके ऊपर रिसर्च की और ₹150 का खर्चा लगाया, खर्चा किया, और डेवलपमेंट में हमने ₹20 का खर्चा किया।
और जो डेवलपमेंट है वो अच्छी वाली डेवलपमेंट थी सारी, कोई बुरी वाली डेवलपमेंट हुई ही नहीं। सर ऐसा भी हो सकता है कि बुरी वाली डेवलपमेंट हुई ना, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शुरू में पहले दिन ही रिसर्च के फौरन बाद 6 क्राइटेरिया मीट कर गई हमारी डेवलपमेंट, तो हमारी डेवलपमेंट अच्छी वाली डेवलपमेंट होगी, ये अच्छी वाली डेवलपमेंट हुई। इसके ऊपर हमने 20 रुपए का खर्चा लगाया। तो याद रखना, हमने पढ़ा था कि हमने रिसर्च को क्या कर देना होता है, फौरन एक्सपेंस आउट कर देना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं होता स्टैंडर्ड कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारी इंटेंशन है इसको अपने पास बीइंग एसिड रिकॉर्ड करने के लिए, तुम एक इंटेंजिबल वाक्यता क्रिएट करना चाहते हो कि नहीं क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, और डेवलपमेंट को आपने देख लेना कि 6 क्राइटेरिया मीट कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पे जब हमने किसी और बंदे की रिसर्च और डेवलपमेंट खरीद ली, तो इसका मकसद क्या है? मिसाल के तौर पर एक गिब्स वाले थे, उन्होंने शुरू किया अदरक वाले पापड़ बनाना, अदरक वाले पापड़ बनाना हमारा पहला इंटेंजिबल क्रिएट कर रहे थे। अदरक वाले पापड़ की रेसिपी बनानी थी, उन्होंने फार्मूला बनाना था अदरक वाला पापड़ कैसे बनता है, उन्होंने रिसर्च की और डेवलपमेंट में भी चले गए। ठीक है, रिसर्च पे पहले 60 रुपए का खर्चा कर लिया, डेवलपमेंट बुरी वाली चलती रही, उन्होंने कहा यार ये अदरक वाले पापड़ बनाने का जो आइडिया है ना बिल्कुल फ्लॉप है, तो इसका तो फार्मूला बन ही नहीं रहा, कभी अदरक बहुत ज्यादा डल जाता है, कभी कम डल जाता है, कभी अदरक का टेस्ट आता ही नहीं, कभी कोई और टेस्ट आने लग जाता है। तो लेज वाले आए उनके पास, उन्होंने कहा यार तुमने इतनी मेहनत की हुई है, तुमने जो अपने रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स है ना वो हमें बेच दो, तुम अपने रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स हमें बेच दो। ठीक है, और अपने डेवलपमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी हमें बेच दो, हम मजीद इसके ऊपर, हमारे पास अच्छा इक्विपमेंट है, हमारे साइंसदान अच्छे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो इसके ऊपर रिसर्च करके हम अदरक वाली लेज बनाएंगे। हमने कहा चलो यार हमारे तो किसी काम का है नहीं, ऐसी रिसर्च हमने पढ़ी हुई है, रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स। तो गिब्स वालों ने क्या किया, इनको एक रिसर्च बेच दी 60 रुपए की और डेवलपमेंट बेच दी 40 की, तो हमने परचेज कर ली R&D गिब्स वालों से 100 रुपए की। तो सर अब हमें पता है कि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारी इंटेंशंस हैं कि हमने इसके ऊपर मजीद काम करना है। ठीक है, हमने इसको बीइंग इंटेंजिबल अपने पास रिकॉर्ड करना है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आप परचेज कर लो, जैसे हम वहां पे 5 चीजें मैं कहता था कभी भी इंटेंजिबल्स नहीं होंगी, लेकिन आप उनको परचेज कर लोगे तो आपकी इंटेंजिबल बन जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने R&D परचेज कर लिया, किसी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट परचेज कर लिया, तो आप उसको अपने पास इंटेंजिबल के तौर पर रिकॉर्ड करोगे, आप अपने पास एंट्री करोगे इंटेंजिबल एसेट डेबिट 100 रुपए से, कैश क्रेडिट। ठीक है, फिर आपने मजीद इसके ऊपर रिसर्च की, अब रूल वही रहेंगे, अगर आपने अब आप खुद कर रहे हो, खुद रिसर्च कर रहे हो, तो जो रिसर्च का खर्चा होगा उसको रिसर्च एक्सपेंस के तौर पर आप क्या करोगे, वैसे ही रिसर्च का सारा खर्चा, ये जो 150 रुपए आप इसको रिसर्च एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर दोगे। और जो डेवलपमेंट है वो बुरी वाली चल रही है, तो बुरी वाली डेवलपमेंट आप क्या करोगे उसको सॉरी बुरी वाली नहीं, अच्छी वाली है, तो अच्छी वाली डेवलपमेंट को क्या करोगे आप इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करोगे। कितनी थी, 20 रुपए की इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना खुद ही, इसको यहाँ पे रोकना और उसके बाद क्या नाम लेते हैं आगे नोट डाउन कर लेना कि अगर हमने किसी की परचेज कर ली R&D, तो वो हमारे पास क्या करेंगे, हम उसको कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि भाई वो परचेज है, हमारी इंटेंशन है कि हमने उसको इंटेंजिबल एसेट को क्रिएट करना है। बाकी उसके ऊपर दोबारा जो सब्सिक्वेंट खर्चे आप करोगे, चाहे रिसर्च फेज में करो, दोबारा उसके ऊपर और मजीद रिसर्च करो, मजीद डेवलपमेंट करो, अच्छी वाली करो बुरी वाली करो, तो रूल आपके वही रहेंगे। तो ये तो हमारी पुराना स्टैंडर्ड था, तो हम यहाँ पे बात खत्म करते हैं। अब मेरी तरफ से IAS 38 ऑफिशियली तकरीबन खत्म हो चुका है। अच्छा जी, IAS 36 जो कि बहुत ही आसान स्टैंडर्ड था, इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, इम्पेयरमेंट वैसे इसका नाम है। तो मैंने आपको बताया था कि जो IAS 16 है ना, हमारा IAS 16 ने जो हमें बुक वैल्यू का फार्मूला बताया, कभी आप स्टैंडर्ड देखोगे IFRS जो होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो हमारी बुक वैल्यू का फार्मूला है, बुक वैल्यू कैसे निकलती है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट के बराबर होती है, स्टैंडर्ड के अंदर ये फार्मूला लिखा हुआ है हर जगह। आज के बाद यही फार्मूला आप देखोगे कि कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को भी माइनस कर दो। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट ये तब आपकी आती है जी बुक वैल्यू। तो आज तक हमने इंपेयरमेंट लॉस का स्टैंडर्ड पढ़ा नहीं था, इसलिए तो हमने पूरा बुक वैल्यू का फार्मूला लिखा नहीं था। आज के बाद कभी भी बुक वैल्यू आएगी तो हमने ये लिखना है, और इसके साथ लिखना है इफ एनी, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ये आए, हमेशा ठीक है। अच्छा, तो सर अब हमें थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस पता लग जाना चाहिए कि सर डेप्रिसिएशन भी तो एसेट की वैल्यू के अंदर कमी है, और इंपेयरमेंट भी एसेट की वैल्यू के अंदर कमी है, तो दोनों के अंदर फर्क क्या है? तो सर दोनों के अंदर फर्क है, दोनों के अंदर फर्क ये है, डेप्रिसिएशन जो है ना इट इज कैलकुलेटेड, ये जो मैं बोलता जा रहा हूँ आपने इसको अपने पास लिखते जाना। इट इज जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो हर साल कैलकुलेटेड होती है, इट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर। ठीक है, एंड चार्ज एवरी ईयर, हर साल इसको हम कैलकुलेट करते हैं और चार्ज करते हैं हर साल। कभी ऐसा भी होता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना करें, हाँ सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड में अगर हमने किसी साल कोई यूनिट बनाया ही नहीं है, तो आउटपुट मेथड का फार्मूला क्या था डेप्रिसिएशन का, याद होगा आप लोगों को, कि कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो,
यूजफुल लाइफ ले लो किसमें, यूनिट्स में, टोटल यूनिट्स उसकी जिंदगी के अंदर कितने बनाने हैं, और इस साल उसने यूनिट्स, करंट ईयर उसने यूनिट्स कितने बनाया, अगर करंट ईयर में उसने 0 यूनिट्स बनाया तो ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरे फैक्टर को 0 कर देगा, डेप्रिसिएशन 0 आ जाएगी। तो सिर्फ एक मेथड के अलावा बाकी सारे मेथड में डेप्रिसिएशन कभी नहीं रुकती, और मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन अवेलेबल, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो तब से लेके डिस्पोजल तक, बीच में कभी भी नहीं रुकती। बेशक आइडियल टाइम आ जाए, एसिड हमारा आइडल पड़ा रहे, ठीक है, कोई सस्पेंशन आ जाए, सस्पेंशन की वजह से कोई सजाब जल्जला आ जाए, तो डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट होगी, ठीक है, हर पीएनएल के अंदर चार्ज होगी। लेकिन इंपेयरमेंट क्या है जी, इंपेयरमेंट तब ही कैलकुलेट होगी जब कोई ना कोई क्या हो, इंडिकेशन हो, इंडिकेशन। जब इंडिकेशन होगी, एक इंडिकेशन हमने पढ़ी थी, मार्केट के अंदर कोई कंपेटिटर आ गया, तो ये इस चीज की इंडिकेशन है कि आपका एसेट इंपेयर हो चुका है। तो क्या वाकईतन फिर जरूरी है कि अगर कोई इंडिकेशन आई तो एसेट इंपेयर होगा? सर जरूरी नहीं है कि इंडिकेशन आई तो मार्केट में आपका कोई कंपेटिटर आया तो आपका एसेट इंपेयर हो ही जाएगा। आपका नाम इतना अच्छा है, आप फैसल मोहर वाले हो, मार्केट में दुनिया जान के कोई और बंदे आ जाए, लोगों ने फैसल मोहर पे सफर करना है। तो आपने सिर्फ यहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा के देख लेना कि वाकईतन कोई इम्पेयरमेंट लॉस आया तो है नहीं। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कोई इंडिकेशन आई है तो इम्पेयरमेंट लॉस हो भी। तो आपने यहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है, और इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने के लिए हमने पढ़ लिया था कि हम इम्पेयरमेंट टेस्ट को कैसे लगाते हैं। तो अब ये सारी बातें अपने पास लिख लेना, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने दोबारा बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ से, फिर हम आते हैं जिस सवाल और फिर उसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अच्छा जी, हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट में पढ़ा था क्या, जब भी हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना होगा ना तो हम क्या करेंगे? ये बातें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी, क्या हम बुक वैल्यू निकालेंगे जिस दिन को इंडिकेशन, एट द डेट ऑफ, एट डेट ऑफ इम्पेयरमेंट। आईएमपी का मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पेयरमेंट है, ठीक है। बुक वैल्यू, हमने बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को देखना है आपस में कंपेयर करके, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को हमने आपस में कंपेयर करना है कि अगर हमारी रिकवरेबल अमाउंट कम है, मैंने ये बताया था कि अगर हमारी रिकवरेबल अमाउंट क्या है, कम है, और हमारी बुक वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू ज्यादा है, यानी हमारा एसेट किताबों में ज्यादा पे नजर आ रहा है लेकिन उससे रिकवर हो सकता है कम, तब ही हमारा इम्पेयरमेंट लॉस होगा, तब हमारे इम्पेयरमेंट लॉस होगा, इम्पेयरमेंट लॉस इज, ठीक है। और अगर बुक वैल्यू हमारी हमारी बुक वैल्यू कम है और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो इम्पेयरमेंट लॉस नॉट इज का मतलब नहीं होगा। यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस इज और यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस नॉट इज, ठीक है। कोई इम्पेयरमेंट गेन का कॉन्सेप्ट हमारा नहीं था, कोई इम्पेयरमेंट गेन का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर हमने पढ़ा था रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगी सर, वो निकलेगी हायर ऑफ वैल्यू इन यूज, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर वैल्यू इन यूज हमने पढ़ा था फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, यानी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को नेट कर लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज, कि अगर हम नेट कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना तो वो हमारी वैल्यू इन यूज है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। तो अब हमारा जो पूरा स्टैंडर्ड है ना सर, वो इन बातों पे घूमेगा कि अगर वैल्यू इन यूज कैसे निकालनी है, ठीक है। वैल्यू इन यूज में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन सी चीजें नहीं आएंगी, फेयर वैल्यू क्या आएगी जी, कॉस्ट टू सेल में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन सी चीजें नहीं आएंगी। तो पूरा हमारा बस इस ये एरिया है जिसके अंदर हमारा स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, इस एरिया के अंदर हमारा स्टैंडर्ड ये खत्म हो जाएगा। तो आज हमने बारी बारी वैल्यू इन यूज को देखना है, ठीक है, फिर प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर नेट कैश फ्लो जिसको कहते हैं हम, फेयर वैल्यू को देखना है, कॉस्ट टू सेल में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी वो देखना है, और हमारा जो स्टैंडर्ड है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रह जाएंगे कल करने वाले, तो वो हम करके फिर हम क्या करेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड के ऊपर। तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना रोक के। चलिए अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं और अपने सवाल से ना सीखने की कोशिश करते हैं कि हमने जी इम्पेयरमेंट करनी कैसे है और सब कुछ।
अच्छा जी, वो कह रहा है मशीन हैज द फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लोज। एक मशीन है जिसकी फ्यूचर कैश फ्लोज ये है, बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट मोस्ट रिसेंटली अप्रूव बजट। मैनेजमेंट के मोस्ट रिसेंटली अप्रूव बजट है ना, बजटिंग में आपने पढ़ी होगी थोड़ी सी बातें, कि हम फ्यूचर के जो कैश फ्लोज है उनको अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में हम इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे इनफ्लोज होंगे, इतने इतने पैसे हमें आएंगे और इतने पैसे हमारी जेब से जाएंगे। तो बजट के हिसाब से ये आउटफ्लोज दिए हुए हैं कुछ हमारे पास, ये काफी सारे आउटफ्लोज दिए हुए हैं, कुछ इनफ्लोज दिए हुए हैं। तो हमने देखना है इनमें से कौन से हमने लेना है और कौन से हमने नहीं लेने। तो सबसे पहले हमने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने से पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जी, हम क्या करने लगे हैं, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने लगे हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा ये इंपेयरमेंट टेस्ट है। और इंपेयरमेंट टेस्ट में हम क्या करते हैं जी, बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं किस चीज से, रिकवरेबल अमाउंट। आर ए का मतलब रिकवरेबल अमाउंट, और हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो हायर ऑफ होगी वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग नंबर 1 में और इसको कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग नंबर 2 में। तो हम इसको यहाँ कंपेयर करके देख लेंगे। तो ये हमेशा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहा करेगा, कभी भी इसके सवाल होंगे उनको देखने के लिए। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जी बुक वैल्यू। अब सवाल को पढ़ते हैं। अच्छा, वो कह रहा है द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 5 साल। उसकी यूजफुल लाइफ दी गई है। द ग्रोथ रेट इन द बिजनेस इज, अच्छा जी ग्रोथ रेट है 15% दिया गया है। इसका क्या करना है ये देख लेंगे आगे जाके हम। अच्छा तो कॉस्ट का डाटा नहीं दिया हुआ, मैं ना इसको सिंपली यहाँ लिख लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इसकी कॉस्ट है 100। ठीक है, या इसकी कॉस्ट है 1000। ठीक है, ऊपर 30 तो आपको पता ही है, इसकी 1 मिलियन कॉस्ट है टोटल। तो 3 जीरो मैंने उड़ा दिए, जैसे सारा ऊपर डाटा थाउजेंड में दिया गया। तो इसकी कॉस्ट है जी हमारे पास 1000 इसकी कॉस्ट है। तो अगर हमने बुक वैल्यू निकालनी है, इसको हमने डेट ऑफ परचेज भी लिख लेते हैं साथ के, हमारी डेट ऑफ परचेज क्या है। यकम जनवरी 2002। तो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 ये बनते हैं जी 5 साल। तो 2 साल हमने अपनी 2 साल हमने अपनी मशीन को चला लिया और जी हमारे पास 31 दिसंबर 2003 के ऊपर हमारा जो कंपेटिटर है, हमारा जो कंपेटिटर है वो किस दिन आया जी, 31 दिसंबर 2003 के ऊपर। तो हमने कहा कि हमारा जो इम्पेयरमेंट टेस्ट हम जिस दिन परफॉर्म कर रहे हैं वो भी हम तकरीबन यकम जनवरी 2000 यकम जनवरी 2004 को परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर 31 दिसंबर 2003 को ही हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें किस दिन की बुक वैल्यू चाहिए होगी, हमें 31 दिसंबर 2003 की हमें बुक वैल्यू चाहिए होगी। तो 31 दिसंबर 2003 की बुक वैल्यू निकालना बहुत आसान है। ठीक है, वो कैसे निकलेगी जी, सिंपली हम क्या पकड़ेंगे जी, कॉस्ट में से अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, 2003 तक की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। कॉस्ट हमारे पास क्या दी है जी 1000। ठीक है, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड है मिसाल के तौर पर, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और इसको यूजफुल लाइफ 5 साल पे अगर हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास जी जवाब आ जाएगा 2000, सॉरी, हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, ये तो आ गया 1 साल की डेप्रिसिएशन। तो हमने कितने सालों की डेप्रिसिएशन निकालनी है, 2002 की, 2003 की, तो 2 सालों की। ये फैक्टर हमें जवाब देगा 1 साल की डेप्रिसिएशन का, हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो कॉस्ट में से जब हमने माइनस किया, बुक वैल्यू चाहिए हमें 2003 के एंड पे, तो कॉस्ट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने माइनस किया तो हमारे पास जवाब आ गया, अल्लाह आपका भला करे, 6000। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया जी 6000। तो हमारे पास बुक वैल्यू क्या आ गई जी, 6000 हमारे पास बुक वैल्यू आ गई। तो ये कैसे निकली है, यहाँ पे आपने लिख देना है कि वर्किंग नंबर 4 में से हम इसको निकाल के लेके आए, वर्किंग 4।
अच्छा जी, अब आ जाएंगे हम इसके बाद रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर। तो बुक वैल्यू के ऊपर तो आपने काफी डिटेल से पढ़ा हुआ है पहले, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाया। अब आते हैं हम रिकवरेबल अमाउंट की ओर, तो देखते हैं कि हमारे पास जी रिकवरेबल अमाउंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन सी चीजें नहीं आएंगी, किसको हमने इग्नोर करना है। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज मैंने आपको बताया था कि हम अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे ना, अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे अगले सालों में, मैंने ऐसे एक टाइमलाइन बनाई थी, मैंने आपको कहा था कि 31 दिसंबर 2003 के ऊपर अब हमारे पास इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करने लगे हैं हम। और 4 के साल में, 5 के साल में और 6 के साल में, अगले 3 साल की प्रोजेक्शन करने लगे हैं हम अगले 3 साल में, कि भाई अब दो काम है इस एसेट से, या इसको अभी के अभी बेच दो। अगर अभी के अभी बेच दोगे तो आपको इसका मिलेगा 5,000 रुपया, मैं मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है। किताबों में नजर आ रहा है 6,000 रुपये का, अभी का अभी बेच दोगे आपको 5,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। या फिर आप इसको 4, 5, 6, 3 साल इस्तेमाल करो, और 3 साल इस्तेमाल करके आपको पैसे आएंगे, प्लस 3 साल के एंड पे आप इसको बेच भी देना, ठीक है। तो आपको क्या पैसे मिलेंगे, 4 साल के एंड पे कुछ पैसे मिलेंगे, 5 साल के एंड पे, 6 साल के एंड पे। हम इतने खुददार हैं, हम कह रहे हैं बेशक कंपेटिटर आ गया, हम तो भाई हिम्मत नहीं हारेंगे, अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखेंगे और हम चुप करके चलाते जाएंगे, बस अल्लाह हमारी खैर करेगा। तो हमने अगले 3 सालों का हम तो अकाउंटेंट है, वो अल्लाह पे हमारा मालिक तवक्कल कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल करनी चाहिए अल्लाह ताला पे तवक्कल। तो हमने तो उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा के दे देना भाई, कि किताबों में तुम्हारा एसेट अपनी औकात पे नजर आना चाहिए, बेशक तुम आगे चलाना चाहते हो या नहीं चलाना चाहते। तो हमारे पास दो यूज थे कि हम इसको इस्तेमाल करें अगले 5 साल, सॉरी अगले 3 साल, या फिर हम इसको अभी के अभी बेच दें। ये फैसला हम किस दिन ले रहे हैं, 31 दिसंबर 2003 के ऊपर खड़े होकर। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि इस फ्यूचर की प्रोजेक्शन, इसको हम कहते थे नेट फ्यूचर कैश फ्लोज, और वैल्यू इन यूज के अंदर इस्तेमाल होते थे। तो अब भाई कौन से इनफ्लोज लेने हैं और कौन से आउटफ्लोज लेने हैं, तो भाई कुछ पैसे आएंगे और कुछ पैसे नहीं आएंगे, तो इसको आपने यहाँ पे सिंपली नोट डाउन कर लेना, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। बस डेट ऑफ परचेज याद रखना कि 1 जनवरी 2002 को हमने इसको खरीदा था। तो वैसे भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं थी, कुछ और है, वैल्यू इन यूज में हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, तो अब उसने कहा कि भाईजान, जब आप जब आप अगले 3 साल इसको चलाओगे ना, 31 दिसंबर 2003 की रात को जो खड़े होकर वो कह रहा है, जब आप अगले 3 साल इसको चलाओगे ना, तो आपकी जेब से मेंटेनेंस का खर्चा जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट जाएंगे, इंटरेस्ट जाएगा, टैक्सी पेमेंट आप करोगे, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग मशीन करोगे, डेप्रिसिएशन, अगले लटरम पटरम बहुत सारे एक्सपेंसेस करोगे, प्लस आपको बेसिक इनफ्लोज हर साल 2004 के एंड पे भी 1,000 मिलेगा, 1,200 मिलेगा, 1,400 मिलेगा, प्लस कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी आपको मिलेंगे। तो आपने इनमें से कौन सी चीजें लेनी है और कौन सी चीजें वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में नहीं लेनी। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी वर्कशीट कर लेते हैं जी, वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी हमारी। ये याद रखना, 31 दिसंबर 2003 की रात को खड़े होकर आप ये इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हो, और आपको 4 में कुछ पैसे मिलने हैं, 5 में कुछ पैसे मिलने हैं और 6 में कुछ पैसे मिलने हैं। ठीक है था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। अब हम यहाँ लिख लेते हैं जी हमारे इनफ्लोज। सबसे पहले तो हमें कुछ इनफ्लोज आएंगे, ठीक है, और वो इनफ्लोज क्या होंगे हमारे, कि हमें क्या मिलेगा, 1,000 रुपया, ठीक है। बेसिक इनफ्लो यहाँ से मैं उठा रहा हूँ कि हम अगर चलाएंगे तो 31 दिसंबर 2004 को हमें पूरे साल में 1,000 रुपया आएगा, अगले साल हमें 1,200 मिलेगा, ठीक है, और उससे अगले साल हमें कितने मिलेंगे जी, 1,400। ये जी हमें मिल गए 1,400, ठीक है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट इसको स्टार कर लो। एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो हम जी यहाँ पे नहीं लेते इनफ्लोज के अंदर, फ्रॉम अपग्रेड। ये भी आगे ऊपर बताऊंगा तो आपको ऊपर नीचे खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो अपग्रेड से आ रहे हैं वो हम कभी भी नहीं लेते, ठीक है। जीरो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लेना, 0, 0, 0, ठीक है। अब बात करते हैं जी हम इनफ्लोज के। इनफ्लोज हो गए हमारे आउटफ्लोज, इसको कमाने के लिए हमें कुछ आउटफ्लोज करने पड़ेंगे, ठीक है। उन आउटफ्लोज के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड की डेफिनेशन देख लो। स्टैंडर्ड की डेफिनेशन ये है कि भाई इस मौजूदा हालत के अंदर, इस मौजूदा हालत के अंदर अगर तुम इस गाड़ी को इस्तेमाल करो तो तुम्हें जो पैसे मिले उसको कहना वो तुम्हारे इनफ्लोज है। और इस मौजूदा हालत के अंदर जो तुम्हें पैसे कमाओगे तुम, जो तुम्हें इनफ्लो होना है, उस इनफ्लो को कमाने के लिए जो तुम आउटफ्लो करो, तुम्हारे पास से खर्चा हो, उसको तुमने आउटफ्लो लेना है बस, बाकी किसी चीज को नहीं लेना। हमने कहा इसका क्या मतलब, हमने कहा कि अगर इसी इसी हालत के अंदर मैं बस को 31 दिसंबर 2003 पे खड़े होकर मैं फैसला ले रहा हूँ कि इसी हालत के अंदर अगर चलाऊं तो मुझे 1,000, 1,200, 1,400 आएगा, तो ये इनफ्लो है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 31 दिसंबर 5 के एंड पे ना, 2005 के एंड पे, 31 दिसंबर 2005 पे, ये 5 के साल में किसी भी दिन खड़े होकर मैं इसको अपग्रेड करवा दूंगा। अपग्रेड का मतलब ये है कि भाई मैं डबल डेकर बस बनवा दूंगा, इसको इसके नीचे 5 पहिए लगवा दूंगा, इसको और प्यारी कर दूंगा। तो स्टैंडर्ड कहता है कि कोई भी फ्यूचर अपग्रेड है ना, फ्यूचर अपग्रेड है,
तो भाई आप उसको अकाउंट फॉर नहीं करोगे कि फ्यूचर में मैं इसको अपग्रेड कराऊंगा तो मेरा 500 रुपए का खर्चा फ्यूचर में होगा, तो 2005 के कैश फ्लोज के अंदर मैं वो 5 रुपए का आउटफ्लो ले लूँ, नहीं ऐसे नहीं होगा। क्योंकि हमने आज खड़े होके देख रहे हैं कि भाई आइंदा अगर हम इस बस को इस्तेमाल करेंगे, आज खड़े होके मैं इसको इस्तेमाल करूं इसी हालत के अंदर, ये वर्ड याद रखना, इसी हालत के अंदर अगर इसको इस्तेमाल करूं अगले सालों में, तो कितने पैसे आएंगे, और उन पैसों को कमाने के लिए जो जरूरी खर्चे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर हम इसी हालत में बस को चलाएं तो क्या हमें मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, हाँ भाई अगर हमने मेंटेनेंस ना करवाई, तो हम मेंटेनेंस अगर हमने ना करवाई तो ये बस तो चलेगी नहीं, बस तो चलेगी नहीं। अगले साल चलाने के लिए जरूरी खर्चे, तो हम कहेंगे मेंटेनेंस की कॉस्ट है हमारे पास 100 रुपए, तो मेंटेनेंस कॉस्ट हमने लेनी है आउटफ्लो के तौर पे। 1000 में आएगा और हमें माइनस 100 करना पड़ेगा, मतलब 100 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, फिर 120 का खर्चा करना पड़ेगा 2005 में, और 80 का खर्चा करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर मेंटेनेंस हो गया, फिर उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट यानी हमारा जो कंडक्टर कंडक्टर होगा, ठीक है। अब हो गया सर, ऊपर तो मशीन की बात लिखी हुई है, आप बस से समझा रहे हो, तो मैं एग्जांपल बस से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें आसान लगे, थोड़ी सी समझ आए, ठीक है। तो उस चीज से आप कंफ्यूजन होने के बाद ऊपर मशीन के नीचे आप बस बस कर रहे हो। तो मशीन को चलाने का खर्चा हो गया, या बस को चलाने के, मशीन को मजदूर चलाएंगे, बस को कंडक्टर चलाएगा, तो ऑपरेशनल कॉस्ट करनी जरूरी है। जी हाँ, अगर हमने इनको अगले 3 साल चलाना है ना, तो अगले 3 साल चलाने के लिए हमें ऑपरेशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेंगी, तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी हमारा आउटफ्लो होगा। तो हम ये लिख देंगे कि ऑपरेशनल कॉस्ट भी एक हमारा आउटफ्लो होगा वैलिड। तो अगले साल हमें 200 रुपए की ऑपरेशनल कॉस्ट करनी पड़ेगी, माइनस कर देंगे हम, ठीक है। हमें 220 रुपए की भी करनी पड़ेगी 2005 में, और 2006 में हमें 240 की करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, इन आउट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लीज। अच्छा जी, हमने जो बस ली हुई है ना, वो लीज के ऊपर ली हुई है। लीज का मतलब हमने ये लीज पूरे का पूरा आपके स्टैंडर्ड के, पूरा स्टैंडर्ड आपके सिलेबस के अंदर है पड़ा, ठीक है। तो इसको आगे जाके भी आप पढ़ोगे। तो जो इंटरेस्ट ऑन लीज है ना, बेशक इंटरेस्ट हो या बेशक प्रिंसिपल हो, वो आपने कभी भी नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना, उसकी वजह भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। कि इंटरेस्ट ऑन लीज यानी कि जो बस है ना, आपने बैंक से ली हुई है, और बैंक वालों को अपना सूद की किस्तें देते हो, तो सारा अगर हमने बस को चलाना है, अगर हमने सूद ना दिया, तो वो तो हमसे बस छीन के ले जाएंगे। नहीं नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कोई चीज लीज के ऊपर ली हुई है, लीज के एग्रीमेंट्स के अंदर आप जाके पढ़ोगे कि वो आपके ऊपर लीगली केस तो कर सकते हैं, लेकिन बस आपसे छीन के नहीं लेके जाके जा सकते। हाँ, आप वक्त फैसला हार गए कोर्ट में जाके, और उसके बाद उन्होंने आपके एसेट्स को बिकवाया, और वो फलां फलां जो बातें हैं वो उनको साइड पे करो। वो जाके जब IFRS 16 लीज पढ़ोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा ये सारी बात। तो बस को चलाने के लिए जरूरी खर्चा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक ही नहीं करोगे, हाँ आप इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट करोगे अपने P&L के अंदर, ये सब कुछ आप करना, लेकिन आपने उसको यहाँ पे फ्यूचर कैश फ्लोज के अंदर शो नहीं करना, क्योंकि बस को चलाने के लिए जरूरी खर्चा नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम बेशक बस का, या हम प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं, यानी हमने बस जो लोन पे ली हुई है उसके ऊपर सूद दे रहे हैं, और बस के असल पैसे दे रहे हैं, तो वो भी नहीं लेना, ना इंटरेस्ट लेना ना आपने सूद लेना है। तो सॉरी, इंटरेस्ट लेना ना प्रिंसिपल अमाउंट लेनी। अच्छा जी, फिर उसके बाद जी इसको हमने नहीं लेना। अच्छा, फिर आगे टैक्स पेमेंट जी, टैक्स पेमेंट, हम अगर बस चलाएंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो हम उसके ऊपर टैक्स देंगे। तो भाई इतनी लंबी फोरकास्टिंग कहाँ पहुंच गए हो आप लोग, इतनी लंबी सोचो में ना जाना, ठीक है। तुम्हें पैसे आएंगे, ठीक है, तुम इनकम कमाओगे, और उसके ऊपर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। भाई ये बस को चलाने के लिए जरूरी खर्चा नहीं है, बस को चलाने के लिए जरूरी खर्चा नहीं है। हो सकता है कि आपका कोई प्रॉफिट आए ना, आपका कोई प्रॉफिट आए ना, ठीक है। तो टैक्स पेमेंट भी हमारे लिए जो कैश फ्लो के अंदर क्या हो जाता है, इरेलीवेंट, कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लोज को फोरकास्टिंग करने के लिए इरेलीवेंट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मशीन कैपेसिटी, ये आ गई थी अपग्रेड की कॉस्ट। भाई मैंने अभी शुरू में बात की कि स्टैंडर्ड की जुबान है कि वो कॉस्ट लेनी है जो इसी इसी वक्त इसी हालत के अंदर, अगर आप एसिड को अगले सालों में इस्तेमाल करो, अगले सालों में इस्तेमाल करो, तो आपको जो इनफ्लो आए, और इन इनफ्लो को कमाने के लिए आपको जो आउटफ्लो करना पड़े, तो ये भाई अपग्रेड इसी हालत में लेके, इसी हालत में वाली लेना है हमने कॉस्ट, हमने अपग्रेड कॉस्ट ऐड नहीं करनी, जो हमने फ्यूचर में जाके करनी है। तो हमने जो, अगर हमने कैपेसिटी बढ़ा देनी है 2005 के एंड पे, हमने एक खर्चा करना है 220 का, उससे हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी गाड़ियों की, तो हमने उसको इरेलीवेंट लेना है, अपग्रेड कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, इरेलीवेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको अकाउंट फॉर नहीं करना, ये बस को चलाने के लिए जरूरी खर्चा नहीं है।
हाँ अगर ये जरूर, फिर इसका करना क्या है सर, अपग्रेड कॉस्ट का, तो वो अपग्रेड कॉस्ट का IAS 16 में पहले बताया हुआ है कि जो अपग्रेड कॉस्ट है उसको देख लेना कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड कर देना, फ्यूचर कैश फ्लोज के अंदर नहीं लेना आपने, बस ये याद रखना। और अगर ये खर्चा हमने अभी 2004 के ऊपर खड़े होके ये 31 दिसंबर 2003 की रात को खड़ा करके कर दिया होता, तो हम उसको सिंपली एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते तब भी उस केस के अंदर, लेकिन फ्यूचर कैश फ्लोज के अंदर ना लेते भाई। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन सर डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है, तो हम यहाँ तो कैश फ्लो की प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो हमने डेप्रिसिएशन को भी क्या करना, नहीं लेना, डेप्रिसिएशन को भी हमने नहीं लेना। तो हमने जी यहाँ डेप्रिसिएशन भी इग्नोर करनी। ये मैं लिख के काट रहा हूँ, आपने बेशक वहां पे लेना ही है कि डेप्रिसिएशन भी हमने नहीं लेनी। अच्छा उसके बाद आ गया एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्रूवल। अच्छा जी ये क्या है? हमने ना, हमने क्या किया जी, 2003 में ना फ्यूल डलवाया था, और 2003 के एंड पे हमने पैसे दिए ही नहीं थे, 31 दिसंबर 2003 की रात को हमने ना पैसे दिए ही नहीं थे फ्यूल के, बस के, बस जो फ्यूल 2003 में चला है उसके पैसे दिए नहीं। अब वो हमने 4 में जाके ना कहीं पे किया, 4 में पे हो रहे हैं, 4 में वो पैसे पे हो रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपेंस तो 2003 में ही बन गया होगा ना एक्रूवल, अगर आप लोगों को याद हो तो एक्सपेंस डेबिट और पेएबल की एंट्री हमने 2003 में, जब हमने फ्यूल डलवा के इस्तेमाल कर लिया तो हमने एंट्री कर ली थी अपने पास 2003 के साल में। बस 2004 के साल में वो क्या हो रहा है, पे हो रहा है, पे हो रहा है, तो वो 2004 का कोई आउटफ्लो नहीं होगा, 2004 के लिए वो रेलिवेंट आउटफ्लो नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सपेंस बन चुका है 2003 के अंदर। तो कोई भी हमारे पास पेएबल हो जो पिछले साल से रिलेट कर रहा हो और हमारे साल में आके पे हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि एक रेलिवेंट आउटफ्लो नहीं है भाई जान, ये एक्सपेंस तो पिछले साल ही बुक हो चुका है। 2004 के अंदर, 2004 के अंदर हमने क्या कर रहे हैं जी, 2003 का खर्चा पे कर रहे हैं, तो भाई ये खर्चा यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे कैश फ्लो में। ठीक है, एक्रूवल या पेबल को हम जो रिलेट कर रहा है पिछले साल से, अगर हमारे साल में आ गया तो हम इसको कर देंगे इग्नोर। सर अगर ऐसे होता कि ये जो 30 है और ये जो 30 है यहाँ पे पे हो रहा था, ये 30 यहाँ पे हो रहा होता, तो ठीक है, और ये होता 2004 का, अब हमारा, हमारे लिए 4 भी रेलिवेंट है, 5 भी रेलिवेंट है, तो हम क्या कहेंगे जी, ये 30 है बेशक यहाँ पे हो रहा है, एक्सपेंस तो यहाँ बनेगा ना, तो यहाँ पे इसको 2005 में रेलिवेंट ना लेना, इस भाई को उठा के 2004 में लेके आना, क्योंकि डिस्काउंटिंग करते वक्त इसको 1 साल पीछे बुलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपने इसको यहाँ रहने दिया तो ये 2 साल पीछे आएगा भाई। ठीक है, तो हमारे साल के अंदर अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये जो अक्रूवल है, ये तो हमने समझ लिया ना कैसे करना है, अगर ये अक्रूवल यहाँ आ जाता 30 रुपए का, और हमारे साल ये 4 है, तो हम यहाँ 31 दिसंबर 3 पे खड़े होकर फैसला ले रहे हैं, तो हमारे 4 का खर्चा था और ये पे हो रहा है 5 के अंदर, तो इसको हम बेशक यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेंस तो ये यहाँ का है, तो जो एक्सपेंस जिस साल का हो ना हमने उस साल के अंदर ट्रीट करना है। आपने इसको 30 को यहाँ का एक्सपेंस समझ के यहाँ पे लिख के और उसके 1 साल डिस्काउंट करना है, दैट्स इट, ये सारी बात थी। और अगर इसी तरह का इनकम का केस हो, इनकम कोई आपको इनकम रिसीवेबल हो, आपने इनकम रिसीवेबल डेबिट कर लिया था और इनकम क्रेडिट कर ली थी, वो इनकम चली गई थी, बस आपको यहाँ पे रिसीव हुई है 2004 के साल में कोई इनकम रिसीव हुई है, तो वो क्या आपकी इनफ्लो हो जाएगी? नहीं सर, वो 2004 का इनफ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि वो 2003 में इनकम बन चुकी है पहले, तो यहाँ तो सिर्फ रिसीव हो रही है हमें, तो हमने उसको नहीं लेना। और क्या हो कि वो अगर यहाँ पे रिसीव हो रही हो, मतलब 2004 की इनकम हो लेकिन रिसीव हो रही हो 2005 के अंदर, तो हमारे हमारे प्रोजेक्शन के सालों के अंदर आ गई वो खुद ब खुद, तो हम कहेंगे कि बेशक ही ये इनकम 2005 में रिसीव हो रही है लेकिन है 4 की, तो इसको 4 में ट्रीट करना 30 रुपए और 1 साल डिस्काउंट करना। होप सो ये समझ आ गया, लेकिन नहीं समझ आया हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। तो लिहाजा मैंने बता दिया कि अपग्रेड अगर की कॉस्ट आपने नहीं ली तो अपग्रेड करने से आपको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो आप वो भी आपने नहीं लेने। तो काफी सारी चीजें तो हमने ली नहीं, तो अब हमारे पास ये नेट कैश फ्लोज हमने जो निकाले हैं हम उसको लिख लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास छोटी सी एक बात थी, छोटी सी एक बात जो इस सवाल के अकॉर्डिंगली थी, वो ये थी, वो क्या थी, वो आपने जो सवाल जब ये सॉल्व करना है ना, तो आपने एज्यूम करके सॉल्व करना है कि ये लाइन इस सवाल के अंदर नहीं लिखी हुई। ठीक है,
आपने एज्यूम करना है कि ये सवाल के अंदर ये लाइनें लिखी हुई, फिर ही आपका सवाल जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसका आंसर ये बनेगा, वरना इसका आंसर थोड़ा स्लाइटली चेंज हो जाएगा। तो अब हम ये चलते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं अब हमारे जी नेट कैश फ्लोज क्या। तो हम क्या करेंगे, 1000 में से 100 और 200 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जवाब 700। पहले साल के एंड पे हमें नेट कैश फ्लोज जो है ना ये है, 12 मासों में से 120 और 220 माइनस कर देंगे तो ये आपके तकरीबन कितना बन जाएगा। ये बन जाएगा 860। ठीक है, इस तरीके से 1400 में से अगर आप 80 और 240 माइनस कर दोगे तो आपका क्या नेट कैश फ्लो आएगा, 1080, 1080। ठीक है। अब ये आगे जी आपके कैश फ्लोज, ये आपको कैश फ्लो आना है 2004 के एंड पे, ये 2005 के एंड पे, 2006 के एंड पे। ठीक है, हम एज्यूम करके जा रहे हैं हमें साल के एंड पे पैसे मिलने होते हैं। ठीक है, वरना तो रोज रोज के ऊपर हम क्या कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या निकालना था, ये हमारा अल्टीमेट मकसद था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्यूचर कैश फ्लोज। नेट फ्यूचर कैश फ्लोज की हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो इस 700 को पकड़ेंगे हम, सिंपल डिस्काउंटिंग कर लो बेशक। इसको हम, हमारा डिस्काउंट रेट सवाल के अंदर कितना दिया हुआ है, अज्यूम कर लो कि हमारे सवाल के अंदर हमारा जो डिस्काउंट रेट दिया गया वो 10% है। 10% है, सवाल में कोई डिस्काउंट रेट नहीं दिया गया, तो हम कहेंगे 1.10 इसको बुलाएंगे एक साल पीछे, प्लस 860 को हम बुलाएंगे 1.10 रेज टू पावर -2, प्लस 1080 को हम कितने साल पीछे बुलाएंगे 1.10 रेज टू पावर -3। तो हम इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। जो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू इस सबको डिस्काउंट करने के बाद निकली है वो आपकी निकली है 2000 पे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये एज्यूम फिगर है मेरी, एज्यूम फिगर है, एक्चुअल कैलकुलेशन कर लेना आप खुद। एक्चुअल कैलकुलेशन, एक्चुअल सवाल का जवाब सिर्फ यहीं तक था कि बताओ नेट कैश फ्लोज क्या आएंगे आपके, नेट कैश फ्लोज क्या आएंगे। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज निकाली मैंने, वो आई है ये। तो इसको निकालने का मकसद क्या था जी, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज। अब आपकी वैल्यू इन यूज, देखा वैल्यू इन यूज कितनी मुश्किल तरीके से जाके आज निकली है भाई, ये आ गई वैल्यू इन यूज। प्लस फेयर वैल्यू लॉस कॉस्ट टू सेल, मैंने आपको पहले बता दी थी कि फेयर वैल्यू मिसाल के तौर पर 4000 पे 6000 है, कि आज मार्केट में बेचने जाए तो 6000 रुपये का बिक जाएगा, लेकिन इसको बेचने के लिए 1000 रुपये लगेगा। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है, 5000। ओहो भाई, इतनी मेहनत करके हमने वैल्यू इन यूज निकाली, लेकिन हायर कौन सी है जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो इसको हमने यहाँ ले लेना है, दोनों में से हायर। अब रिकवरेबल अमाउंट इज और इज नॉट। तो रिकवरेबल अमाउंट कब आता है, जब हमारी जिसे कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट कम हो किससे, बुक वैल्यू से। तो इम्पेयरमेंट लॉस कब आता है, सॉरी बात मिक्स हो गई थी, जब हमारी रिकवरेबल अमाउंट कम हो बुक वैल्यू से। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि भाई कि हमारी किताबों में एसेट 6000 का नजर आ रहा है, उससे रिकवर कर सकते हैं 5000, तो हमने एसेट को कार्ड से बाहर किया हुआ तो 1000 का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया हमारे पास। तो ये जी हमारे पास वर्किंग की कैलकुलेशन थी। इम्पेयरमेंट लॉस हम एंट्री कर देंगे जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री थी। इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्या हो जाएगा हमारे पास से क्रेडिट, कितने से, 1000 से। ठीक हो गया। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं, तो अब हमें यहाँ से कंक्लूजन जो है वो बेसिक जल्दी जल्दी से बता देता हूँ कि हमने बुक इम्पेयरमेंट टेस्ट जब लगाना होता है, ये गौर से सुन लेना, बाद इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना होता है तो बुक वैल्यू को कंपेयर करना होता है रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट होती है वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से दोनों में से हायर। अब हमने बात शुरू की थी कि बुक वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कहाँ तक कि जिस दिन इम्पेयरमेंट हो रही है उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए। फिर उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगी, रिकवरेबल अमाउंट में हमने हायर ले लेना वैल्यू इन यूज लेस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी, ये है हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज में नेट कैश फ्लोज के अंदर कौन सी चीजें लेनी है और कौन सी चीजें नहीं लेनी, वो सारी चीजें लेनी है जो इसको सेम हालत के अंदर हम एसेट को यूज करें और उससे हमें इनफ्लो, और इस इनफ्लो को कमाने के लिए जो जरूरी खर्चे हैं वो। तो सर वो जरूरी खर्चे कौन से हैं, आके हमें स्टैंडर्ड ने बता दिया कि ये जरूरी खर्चे हैं। हमने मेंटेनेंस कॉस्ट जी लेनी है, उस चलाने के लिए उसको जरूरी ऑपरेशनल कॉस्ट जी लेनी है। इंटरेस्ट भाई नहीं लेनी, इंटरेस्ट कॉस्ट कभी भी नहीं लेनी, टैक्स की पेमेंट्स कभी भी नहीं लेनी। अगर कोई अपग्रेड कर रहे हो आप फ्यूचर में तो नहीं लेना, जिस दिन अपग्रेड हो रही होगी उस दिन देख लेना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली ट्रीट कर लेना। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो है ही नहीं, कैश फ्लो है ही नहीं, जब आप कैश फ्लो पढ़ते थे तब भी आप इसको माइनस कर देते थे वहां से, ये तो एक नॉन कैश एक्सपेंस है।
ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कभी नहीं लेनी। ऐसा पेएबल जो पिछले साल से रिलेट कर रहा हो लेकिन हमारे साल के अंदर पे हुआ हो, हमारे साल के अंदर पे हुआ हो, तो उसको नहीं लेना। या फिर अगर वो हमारे साल से ही रिलेट करो लेकिन हमारे किसी अगले साल के अंदर पे हो रहा हो, तो भाई जिस साल में वो एक्सपेंस बना था उसी साल में उसको लेके जाओ, ताकि उसके ऊपर जो डिस्काउंटिंग हो वो उसी के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सेम हो। ठीक है, इसी तरीके से कोई इनकम पिछले साल से रिलेट कर रही है, पिछले साल इनकम में चली गई थी, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट कर दिया था हमने, लेकिन इस साल हमें रिसीव हुई है तो भाई इस साल वो इनफ्लो है ही नहीं, 2004 का वो इनफ्लो है ही नहीं, तो उसको इनकम जिस साल की थी उस साल की ट्रीट करो। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने यहाँ तक सवाल कर लिया था। उसके बाद उसने हमें जो कहा था ना, वो कह रहा था कैलकुलेट द नेट कैश फ्लोस टू बी यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। हमने नेट कैश फ्लोस निकाल दिए, लेकिन उसने उसने कहा था कि 31 दिसंबर 2003 के एंड पे आपने ये निकालने, अज्यूमिंग 5 ईयर प्रोजेक्शन टू बी अप्रोप्रिएट, 5 साल की प्रोजेक्शन लगानी है सर आपने, तो 3 साल के कैश फ्लोज निकालने हैं। तो उसके लिए उन्होंने अगले 2 सालों के लिए उसने डाटा ये दिया था, कहते हमारे पास डाटा था द ग्रोथ रेट ऑफ द बिजनेस इन 2003 वाज अनयूजुअल, ग्रोथ रेट था 15%। सर एक चीज है ही अनयूजुअल, तो आप इसको कैसे ले लोगे? कोई पता नहीं, कभी कोरोना के दिनों में अनयूजुअल ग्रोथ आ गई थी हमारे बिजनेस के अंदर, तो हमने अनयूजुअल रेट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अनयूजुअल रेट कभी भी नहीं लेना, इस लाइन को काट देना। ठीक है, ये फिर ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो अनयूजुअल रेट हमने कभी भी नहीं लेना। हमने अगर हमारे पास ये बिजनेस, जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं ना, उसका रेट ये 8% ना दिया होता ना, तो हम किस चीज का रेट ले लेते हैं, इंडस्ट्री का। लेकिन अगर हमें बिजनेस का रेट, खुद का रेट दे दे, तो हमने क्या ले लेना है, बस वाला जो बिजनेस कर रहा है ना, उसकी ग्रोथ रेट हमें दे दिया है कि ये जो भाई डेवो वाले हैं इनकी ग्रोथ होती है 8%, तो अगले 2 साल की प्रोजेक्शन हम खुद बना लेंगे। बहुत आसान बात है ये, देखो कैसे होगा, ये आपको दे सकता है। ठीक है, उसने कहा 5 साल की प्रोजेक्शन बनानी है, तो हमने कहा मतलब 2007 की भी प्रोजेक्शन बनानी है, 8 की भी। अब बेवकूफों वाला तरीका तो वो ये होगा कि पकड़ो और इनको क्या नाम लेते हैं, 8% इंक्रीज होगा, तो 2006 को पकड़ो और इसको 8% इंक्रीज करो, इसको 8% इंक्रीज करो, इसको 8% इंक्रीज करो। और अक्लमंद क्या करेगा कि भाई ये सारा काम जब कर लिया है तो 2006 के एंड पे ये कैश फ्लो आया है, इसको 1.08 कर दो, 1.08 कर दो तो 8% इंक्रीज आ जाएगा, तो वो 2007 के एंड का कैश फ्लो होगा। और 2007 के एंड पे जो वैल्यू आएगी, हम इसको निकाल के देख लेते हैं। 1080 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.08 से, तो ये बन जाएगा 1060, तो ये आ जाएगा 1060। और हम 1060 को अगर हम कर दें 108, 1060 को, ये आ जाएगा 1144। तो हम इस तरीके से तो आपको कह सकता है कि 3 साल का डाटा दे दे और अगले के लिए प्रोजेक्शन कहे कि भाई ग्रोथ रेट को ले लो। ठीक है, तो ये बहुत आसान था, हमने इसको 1.08 से मल्टीप्लाई किया तो अगले साल का हमारे पास पता लग गया, और इसको 1.08 से मल्टीप्लाई करवाया तो अगले साल का। बस आपने याद रखना है कि आपने रेट कौन सा लेना है, कि भाई अगर अगर तो हमें सवाल वाले ने लिख के दिया हुआ कि भाई ये ग्रोथ रेट है, पहले वो ले लेना। अगर सवाल वाले ने लिख के नहीं दिया हुआ, 2-3 रेट दिए हुए, अनयूजुअल कोई रेट दिया हुआ, तो वो कभी भी ना लेना। ठीक है, अगर इंडस्ट्री का रेट दिया हुआ है तो ले लेना, लेकिन कब लेना, जब आपके पास उस स्पेसिफिक बिजनेस का रेट ना दिया हो। मतलब बस वालों का जो स्पेसिफिक, डेवो वालों का अपना रेट, डेवो वालों ने अपना रेट निकाला हुआ है कि हमारे हर साल जो है ना कैश फ्लो 8% से इंक्रीज होते हैं, तो डेवो वालों का अगर अपना रेट दिया हुआ है तो वो ले लेना। अगर ये नहीं दिया हुआ तो फिर इंडस्ट्री का रेट ले लो, कि फैसल मूवर, डाइवो, बिलाल, इन सब का जो है ना, इन सब में हर साल ना 3, 4, 5, 6% इंक्रीज आता है, तो वो वाला रेट ले लेना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एसिड स्पेसिफिक रेट दे दे, एसिड स्पेसिफिक रेट, कि भाई इस बस, ये जो बस आपके जिसके ऊपर लगे हुए हो ना पागलों की तरह, इस बस के कैश फ्लोज हमेशा 10% इंक्रीज होते हैं, हमेशा 10% इंक्रीज होते हैं। फिर ये सारी चीजें इरेलीवेंट हो जाएंगी, एसिड स्पेसिफिक रेट अगर दिया हुआ है तो वो फिर ले लेना प्रोजेक्शन के अंदर। तो बस इस पूरी सारी समरी, इस सारी चीज की जो कंक्लूजन था वो ये था कि आपने क्या निकालना जी, वैल्यू इन यूज निकालनी है एक एसिड की। तो हमने यहाँ से वैल्यू इन यूज निकाली, अब हम इसको पढ़ते हैं और इसको कवर करते जाए। ये समरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसकी टेंशन ना लेना आप। तो सब कुछ बना बनाया, आपने सिर्फ समझना है।
अच्छा जी, वो कह रहा है इम्पेयरमेंट क्या होती है जी, एन एसेट इज इम्पेयर्ड व्हेन इट्स कैरिंग वैल्यू, यानी बुक वैल्यू जो है वो मोर हो और रिकवरेबल अमाउंट क्या हो, कम हो। तो मैंने ये बताया था कि अगर रिकवरेबल अमाउंट कम हो और हमारी कैरिंग अमाउंट किताबों में औकात ज्यादा है और किताबों में ज्यादा नजर आ रहा है और औकात कम है, तो हम कहेंगे कि हमारा एसेट इम्पेयर हो गया। तो रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलती है जी, वो कह रहा है रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ किसी चीज का वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और प्रेजेंट हमारे पास वैल्यू इन यूज कैसे निकलती है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द एसेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ एसेट हमने तो ठीक है। और उसके बाद कह रहा है फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी जी, फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी कि फॉर एग्जांपल आप जितने का एसेट सेल कर सकते हो उसमें से माइनस कर दो क्या, कॉस्ट टू सेल, जितने का आप एसेट सेल कर सकते हो उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट टू सेल, यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू में से कॉस्ट टू सेल को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी, दोनों कैसे निकलेंगे। फिर अब हम वैल्यू इन यूज की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैल्यू इन यूज में कौन से कैश फ्लोज हमने लेने हैं, ठीक है, इंक्लूड करने हैं, और कौन से कैश फ्लोज एक्सक्लूड करने हैं। तो कैश इनफ्लोज फ्रॉम यूजिंग द एसेट, हमने एसेट को इस्तेमाल करेंगे तो जो इनफ्लो होगा, यानी हम अगर इस बस को इसी हालत के अंदर चलाएंगे तो जो हमें पैसे मिलेंगे, या हमारी कोई कॉस्ट सेविंग होगी, हमारी कोई कॉस्ट सेविंग होगी, या इस बस को एंड पे बेच के हमें कोई पैसे मिलेंगे। ठीक है, रूटीन मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो भी ले लेनी है, वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस भी ले लेनी है। इसको आपने याद कर लेना, ये आपके से डायरेक्टली टेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमने ले लेनी है। इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ सवाल दूंगा तो वहां आपको ये रट जाएंगी ये सारी चीजें, इस चीज की टेंशन नहीं लेना कि कौन सी चीज लेनी है कौन सी नहीं लेनी। ठीक है, अच्छा जी, और कौन सी चीजें नहीं लेनी हमने, जैसे वहां पे इंटरेस्ट मैंने कहा था, इन जो है ना लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं लेना आपने, प्लस इंटरेस्ट भी नहीं आपने लेना। तो लोन की प्री पेमेंट और इंटरेस्ट दोनों नहीं लेने, रीपेमेंट का प्रिंसिपल भी नहीं लेना और इंटरेस्ट भी नहीं लेना। टैक्स आपने नहीं लेना, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट आपने नहीं लेनी, अनलेस इट इज ऑलरेडी कमिटेड। ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब है, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि सर अगर आपने ये बेच दी ना, अगर आप यहाँ पे 31 दिसंबर 2000 आई एस 1037 में आपने ये पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, 31 दिसंबर 2003 के ऊपर हमें खड़े होकर सोच रहे थे ना, हम सोच रहे थे 2005 में ना, 2005 में ना ये बस बेच देंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके ना हम इसको बेच देंगे, हम कह रहे हैं कि भाई हमसे इतने लॉस बर्दाश्त नहीं हो रहे, हम ना इसको यहाँ बेच देंगे। यहाँ हम इसको जब बेचेंगे ना, हमें एक रिडेंडेंसी कॉस्ट आएगी। सर रिडेंडेंसी कॉस्ट क्या होती है, जो हमने अपने पास रखा हुआ है ना, वो हमारे पास क्लर्क, कंडक्टर, हमारे पास कोई मैनेजर रखे हुए हैं, वो सारे मैनेजर की भी छुट्टी हो जाएगी। और अगर उनकी छुट्टी हो जाएगी तो उनको कोई और अपने पास रखेगा नहीं, लोग कहेंगे तुम डाइवो के पास काम करते थे अब तुम पैसे ओवर में आ रहे हो, हम तो नहीं रखते भाई। ठीक है, तो हमें उनको कोई ना कोई कंपनसेशन देनी पड़ेगी। कंपनसेशन की जो कॉस्ट होती है उसको कहते हैं रिडेंडेंसी कॉस्ट। हमने सोचा कि जब 31 दिसंबर 2005 में हम रिडेंडेंसी करेंगे, हम इस बस को उड़ा देंगे, गायब कर देंगे, बेच देंगे, हम ये बिजनेस ही बंद कर देंगे, तो हमें एम्प्लॉयज को 500 रुपए देने पड़ेंगे कि भाई ये लो 6 महीने की इस तनख्वाह ले लो, 6 महीने में तो तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी ना, तो 6 महीने की तनख्वाह ले लो। तो तुम इसको एक आउटफ्लो के तौर पर दिखाओ, अपने एक आउटफ्लो के तौर पे दिखाओ कि इसमें फ्यूचर जो हम वैल्यू इन यूज के फ्यूचर कैश फ्लोज बना रहे हो तो उसमें एक आउटफ्लो के तौर पे दिखाओ। तो हमारा स्टैंडर्ड कहता है नहीं, अगर आपने कमिटेड नहीं हो, अगर आपने कमिट नहीं किया हुआ उन लोगों से कि हम तुम्हें ये पैसे देंगे, तो कैश फ्लो ना दिखाना। तो इसका मतलब अगर हमने कमिट किया हुआ तो हम रिडंडेंसी कॉस्ट को भी लेंगे। अच्छा जी, कोई हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यानी अपग्रेड कॉस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको नहीं लेंगे अनलेस बहुत जरूरी हो गया, बहुत जरूरी हो गया, यानी मेंटेनेंस करवाना पड़ेगी भाई, फिर तो हमें लेनी पड़ेगी। अब बस चल ही नहीं सकती, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसको तो फिर लेंगे। जनरल और हमारे पास जो एडमिन ओवरहेड्स हैं ये नहीं लेने। उसमें कैश फ्लो मस्ट भी वगैरह रीजनेबल और सपोर्टेबल होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि भाई कोई वजह हो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कैश फ्लो होगा, वरना वो नहीं होगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन मोस्ट रिसेंट बजटेड फोरकास्ट, तो हमने वही कैश फ्लो लिया था, सवाल की पहली लाइन जो थी कि हमारे मोस्ट रिसेंट बजट या फोरकास्ट को देख के हमने कैश फ्लो लिया, और इसको मैक्सिमम 5 साल तक का लेना है, ये नहीं कि 50 साल के फोरकास्ट पर बैठ जाएंगे कि बस 50 साल में इतने पैसे देंगे, 50 सालों में इतने खर्चे होंगे, 50 साल में ये आउटफ्लो इनफ्लो, नहीं, मैक्सिमम अप टू 5 साल हमने देख लेना है। अच्छा, और सर आपने जो डिस्काउंटिंग कर रहे हो, आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो, वो आपने रेट कौन सा लेना है, जो आपने 10% मैंने यूज किया था वो प्री टैक्स रेट था या वो पोस्ट टैक्स रेट था। तो सर एक बात याद रखना, आपने हमेशा प्री टैक्स रेट लेना है। प्री टैक्स रेट क्यों लेना है कि अगर हमने ऐसा रेट ले लिया जो टैक्स से पहले वाला है, ठीक है, अब इसमें से टैक्स की एडजस्टमेंट इसमें नहीं हुई इस रेट के अंदर, तो हम ऐसा ही रेट लेंगे। क्यों सर प्री टैक्स क्यों लेते हैं, हमें तो पोस्ट टैक्स लेना चाहिए ताकि टैक्स का इम्पैक्ट भी इसके रेट के अंदर आ जाए। सर अगर आपने टैक्स का इम्पैक्ट इस रेट के अंदर डाल दिया ना,
तो क्या पता कल को जो हमारी हुकूमत है वो टैक्स का रेट चेंज कर दे, टैक्स की कोई कानून चेंज कर दे, रेट कम हो जाए ज्यादा हो जाए, तो फिर आपको जरूर अपने पंगे लेने हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो कहता है आपने जो डिस्काउंट रेट यूज करना है ना अपने पास, वो कौन सा यूज करना है, प्री टैक्स रेट यूज करना है, और इसका मार्केट के रिस्क और वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो ये याद रख लेना, बस छोटी छोटी बातें, और शुड मैच द रिस्क ऑफ दोज कैश फ्लो, कि जितना रिस्क हो उस रिस्क के हिसाब से रेट लेना। अच्छा जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में कौन कौन सी चीजें आएंगी और कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी? जी, वो कह रहे हैं फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू का क्या मतलब होता है? भाई वही सारी बात, हम अगर हम ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन करें, मतलब बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अगर हम मार्केट में जाकर उसको बेच दें तो हमारे को कितने का बिकेगा, तो उसके अंदर कौन सी चीजें आएंगी? एक्टिव मार्केट प्राइस फ्रॉम द एक्टिव मार्केट, मार्केट में बेचे तो कितने की आएगी? एस्टिमेट वैल्यूएशन मॉडल, अगर उसकी कोई मार्केट वैल्यू है ही नहीं, उसकी कोई मार्केट वैल्यू, अगर तो पहले मार्केट में बिक सकता है तो देख लो मार्केट में उसकी फेयर वैल्यू क्या है या उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर वो नहीं बिक सकता, अगर वो नहीं बिक सकता तो हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन मेथड यूज कर लो, कोई ना कोई तरीके से उसकी वैल्यू निकाल लो कि भाई अब ये इतनी वैल्यू का एसेट है, यानी किसी एक्सपर्ट से पता करवा लो, एक्सपर्ट ओपिनियन ले लो, ठीक है। या फिर आप क्या करो, कोई आपको बंदा दूसरा बंदा कहे कि यार आपके पास जो एसेट है ना, मैं आपसे 200 रुपए का खरीद लूंगा, तो अब इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी जी? 200। तो आपके पास अगर उसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी वैल्यूएशन मेथड लगा लो, आपको कोई बंदा अगर कमिटमेंट दे देता है तो आप वो उसकी मार्केट वैल्यू ले लेना, फेयर वैल्यू ले लेना, या फिर अगर मार्केट से पता लग रही है तो मार्केट वाली को ले लेना। और कौन सी चीजें आप कॉस्ट के तौर पे आप नहीं ले सकते, कॉस्ट के तौर पे आप नहीं ले सकते वगैरह, लीगल और सेलिंग एक्सपेंस, रिमूवल और डिसमेंटलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट, और ये सारी चीजें आप क्या, डज नॉट इंक्लूड फाइनेंस कॉस्ट, इनकम टैक्स और रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। अब ये सारी चीजें क्या, ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि फेयर वैल्यू में कौन सी चीजें आएंगी और जो हमारी कॉस्ट टू सेल है उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो फेयर वैल्यू में ये आएगा और हमारे पास कॉस्ट टू सेल में ये सारी चीजें आएंगी, और ये वाली चीजें हमने इंक्लूड नहीं करनी, ये इंक्लूड नहीं करनी। तो तो कोई भी लीगल फीस, अगर उस बंदे को उस एसिड को बेचने के लिए कोई हमें लीगल एडवाइजर को फीस देनी पड़ेगी, लॉयर को फीस देनी पड़ेगी, तो हम क्या लेंगे? ठीक है, अगर हमें वो एसिड बेचना है, फॉर एग्जांपल वो एसिड है जो एसी है, अगर हमने उसको बेचना है तो पहले हमें उसको दीवार से उतरवाना पड़ेगा, उसमें डब्बे में पैक करवाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर 2,000 का खर्चा आएगा, तो वो भी क्या है, हमारी कॉस्ट टू सेल। तो वो कॉस्ट टू सेल में आएगी, हमारी लीगल रिमूवल फीस या डिसमेंटलिंग की फीस भी आएगी, कोई लीगल हमारे पास फीस है वो भी आएगी, एडवर्टाइजिंग, अगर तो इस एसिड को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करना जरूरी है, बगैर इश्तेहार के ये बिकेगा ही नहीं, तो हमने वो कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट टू सेल के अंदर लेनी है, कोई कमीशन देना है तो वो भी लेनी है, ब्रोकरेज की फीस देनी है तो वो भी लेनी है। तो ये सारी चीजें वो है जो कॉस्ट टू सेल के अंदर माइनस होंगी, ये क्रॉस का मतलब है कि ये कॉस्ट टू सेल में से हमने माइनस करनी है, और ये वाली हमने नहीं लेनी, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट, इनकम टैक्स और रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट हमने नहीं लेनी। तो होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे 2 से 3 कॉन्सेप्ट रहते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो हम उसकी तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। अब सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया जी, बात को कंक्लूड करता हूँ, हमने पढ़ लिया कि हमारे पास कभी भी इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन आ सकती है। इम्पेयरमेंट की जो इंडिकेशन है उसमें हमने सिर्फ एक इंडिकेशन पढ़ी कि भाई एक कंपेटिटर आ गया, और हम कंपेटिटर के आने के से हमें ऐसा लगा, कंपेटिटर के आने से हमें ऐसा लगा कि ना हमारा जो एसिड है ना उसकी वो औकात नहीं रही, हमारे जो फ्यूचर के कैश फ्लोज है ना वो उतने नहीं आएंगे जितना हमने सोचा था। तो अब मैं बात को यहाँ पे ना कंक्लूड करने लगा हूँ, और कंक्लूड कैसे करने लगा हूँ कि हम क्या करते थे, बुक वैल्यू को जब भी इम्पेयरमेंट टेस्ट आपने लगाना है तो आपने करना है कंपेयर बुक वैल्यू को और रिकवरेबल अमाउंट को। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी, और ये होगी जी वैल्यू इन यूज। तो जब हमारी बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट कम होगी और बुक वैल्यू क्या होगी ज्यादा, तो हमारे पास इम्पेयरमेंट होगी। तो सर जो भी चीज रिकवरेबल अमाउंट को कम करेगी ना, रिकवरेबल अमाउंट में ये सारी चीजें आती हैं, जो भी चीज इनको कम करेगी ना, इनको कम करने की वजह से रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाएगी, और रिकवरेबल अमाउंट अगर इतनी कम हो गई कि वो बुक वैल्यू से भी नीचे चली गई तो हमारा इम्पेयरमेंट होगा। तो इंडिकेशंस, कौन सी चीज इंडिकेटर होगी या कौन सी चीज इंडिकेशन होगी इस चीज की कि भाई अब आपका एसिड इंपेयर हो चुका है, तो वो कोई भी ऐसी चीज जो कि इन चीजों को
इन चीजों को इतना कम कर दे कि रिकवरेबल अमाउंट भाईजान नीचे चली जाए बुक वैल्यू से, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक इंडिकेटर है इम्पेयरमेंट का। एक इंडिकेटर तो हमने पढ़ लिया था इम्पेयरमेंट का, कंपेटिटर का आ जाना मार्केट के अंदर, वो हमारा था एक्सटर्नल इंडिकेटर। मतलब इस एक्सटर्नल इंडिकेटर का मतलब जो हमारे इख्तियार से बाहर हो। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बात को कंक्लूड कर देता हूँ। अब पूरी क्लास की समरी इसके अंदर मैं बयान करने लगा हूँ, तो कान खोल के आपने सुन लेनी है ये सारी बात। हम कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट अगर कम हो तो इम्पेयरमेंट लॉस होगा, अगर रिकवरेबल अमाउंट कम ना हो तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा। फिर हमने फेयर वैल्यू देख ली, फेयर वैल्यू में कौन कौन सी चीजें आएंगी, मार्केट वैल्यू आ जाएगी। अगर कोई बंदा कहे कि मैं खरीद लूंगा इतने का और उसकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल ना हो तो उसी बंदे की बात मान लेना, वो आपकी फेयर वैल्यू होगी। कॉस्ट टू सेल में तमाम खर्चे आ जाएंगे, लीगल फीस अगर आपने कोई करनी है, कोई लॉयर को पैसे देने हैं, कोई एडवर्टीजमेंट करनी है, हाँ बेचने के लिए जरूरी होना चाहिए, कोई कमीशन पे करना है आपने। इसके अलावा जितनी भी मैंने वहां पर लिख के बताई है वो वाली कॉस्ट टू सेल में आ जाएंगी। फिर वैल्यू इन यूज का मतलब होता है आपने फ्यूचर वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज लेना, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज लेनी है। तो फ्यूचर के कैश फ्लोज में कौन कौन सी चीजें आएंगी, वो इनफ्लोज जो आपको आने ही आने हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अगर हम मौजूदा हालत के अंदर, ठीक है। उसके अलावा कोई इंटरेस्ट हो और प्रिंसिपल हो किसी चीज का, लोन का या लीज का प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट हो, वो आपने नहीं लेना। कोई भी आपके पास टैक्स है वो नहीं लेना। कोई आपका पेएबल है पिछले सालों से रिलेट कर रहा है, नहीं लेना। अगर हमारे साल का है तो उसको उस साल के अंदर ले जाना जिस साल में वो एक्सपेंस बना था, ताकि डिस्काउंट के अंदर कोई मसला ना आए। इनकम भी कोई पिछले साल की रिसीव हो रही है हमारे साल के अंदर तो उसको ना लेना। अगर हमारे ही साल की है तो जिस साल वो इनकम बनी थी उस साल में ले जाना, ताकि डिस्काउंट फैक्टर के अंदर कोई मसला ना आए। इसके अलावा भी हमें अगर कोई प्री टैक्स रेट दिया हो तो हमने वही लेना है, पोस्ट टैक्स हमने रेट नहीं लेना, ठीक है। अब हमने वो देखनी है इंडिकेशन कि हमने इंपेयरमेंट करनी कब है। कि भाई इंपेयरमेंट, ये इतने सारी कहानी तुम सीख के आए हो, ये इंपेयरमेंट तुम्हें लगानी कब है। इंपेयरमेंट लगानी है सर जब हमारे पास कोई इंडिकेटर आए। तो इंडिकेटर पढ़ लेते हैं हम। इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, एक तो हमने पढ़ लिया था। तो आओ जरा हम यहाँ देखते हैं इंडिकेटर हमारे। पहले पढ़ लेते हैं हम हमारे एक्सटर्नल इंडिकेटर्स कि बायर हमारी कंपनी के आउटसाइड द कंपनी कौन से इंडिकेटर हो सकते हैं। अब हमने ये चीज पढ़ी थी ना कि कोई भी चीज जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज को इफेक्ट करे, इनको इफेक्ट करने से हमारी रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाएगी, ठीक है। इनको कोई चीज इफेक्ट करेगी, यानी कि फेयर वैल्यू 100 है और कॉस्ट टू सेल है 20, ठीक है। मैं यहाँ पे बुक वैल्यू ले लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ 80 रुपये बुक वैल्यू है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमारी यहाँ पे आ रही है, ये आ रही है 30, 10 कर लो। तुम्हारी रिकवरेबल अमाउंट आ रही है, वैल्यू यूज यूज करके कुछ भी नहीं मिलना, हमें यूज करेंगे तो 10 रुपये मिलेंगे बस, ठीक है। तो हम इनमें से हायर ले ली हमने 90, इनमें से हायर ले ली हमने 90। तो हमने इसको कंपेयर किया, हमने कहा कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ, एक ऐसा कुछ हुआ कि हमारी कॉस्ट टू सेल बढ़ गई। कॉस्ट टू सेल इसलिए बढ़ गई भाई, इसलिए बढ़ गई कि हमें कोई कमीशन का खर्चा पे करना पड़ा। कोई कमीशन हमें बहुत ज्यादा पे करना पड़ा, हमें 40 रुपए का कमीशन पे करना पड़ा। तो कॉस्ट टू सेल बढ़ी, उससे क्या हुआ, हमारी रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी, कम होगी। अब इसमें से माइनस करूंगा तो कितनी आ जाएगी, 60। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 60। तब हमारा इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है 20 रुपए का। तो कॉस्ट टू सेल का बढ़ जाना, ठीक है, फेयर वैल्यू का कम हो जाना या वैल्यू इन यूज का कम हो जाना, ये सारी इस चीज की इंडिकेशन है कि हमारे पास कोई एक इंडिकेटर आ गया। तो हमने बस अब इस चीज के ऊपर टेस्ट करना है लगा के। अच्छा, वो कह रहा है एक्सटर्नल इंडिकेटर में है मार्केट ड्रिवन इन्वायरमेंट, कि मार्केट की वजह से कोई हमारे पास सिग्नल हमें पहुंचा है, हमें कोई एक कंपेटिटर आ गया जिससे हमारे कैश फ्लोज के ऊपर या इन तीन चीजों के ऊपर फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू डिक्लाइन, मार्केट के अंदर डिक्लाइन आ गया, कोई बहुत बड़ा मार्केट में डिक्लाइन आ गया, तो मार्केट में अगर डिक्लाइन आ गया तो हमारी जो है हमारी वैल्यू न्यूज भी गिर जाएगी। मतलब हमारे फ्यूचर में पैसे आने ही नहीं है। मार्केट में लोग गाड़ियों में बैठना पसंद ही नहीं कर रहे, अब कोई नए जहाजों में बैठने का सफर शुरू हो चुका है भाई, लोगों ने अपनी गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी हैं, ठीक है। तो अभी कोई हमारी बाइक बस में बैठेगा ही नहीं, तो हमारे पास कैश आएगा नहीं, कैश आएगा नहीं तो वैल्यू इन यूज हमारी क्या हो जाएगी, कम। तो फिर हमारी फेयर वैल्यू मार्केट में फिर बसों को पूछता भी नहीं है, थूक रहा है बसों के ऊपर, कहते हैं हम लानत भेजते हैं ऐसी बसों के ऊपर, ठीक है। तो बस हमारी जो 100 रुपए की थी वो 10 रुपए भी की भी कोई खरीद ले तो बड़ी बात है। तो इन सारी चीजें कम होगी, इसकी वजह से रिकवरेबल अमाउंट कम होगी और इतनी कम होगी कि बुक वैल्यू से भी नीचे चलेगी, तो हमारे क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट आ जाएगा। तो ये मार्केट वैल्यू के साथ डिक्लाइन आना, ये चीज इंडिकेशन है कि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वाकई ऐसा हो सकता है कि हमारी
जो है एसेट इम्पेयर हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक चेंजेस आ गए। हाँ, बहुत अच्छी तरीके की बसें आ गई हैं, जैसे अभी टेक्नोलॉजी की एग्जांपल कंपेटिटर वो नई बसें लेके आ गया है, और हमारी वही पपड़ाना वाली बस है, तो उससे हमारा क्या फायदा होगा भाई? तो हमने चेक कर लेना कि भाई हमारी वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू में तो कोई कमी तो नहीं आ गई, कॉस्ट टू सेल में तो कोई कमी नहीं आ गई, यानी हमारी रिकवरेबल अमाउंट में तो कोई कमी नहीं आ गई। लीगल और रेगुलेटरी चार्जेस हमारी हुकूमत अब चलने नहीं देगी बसों को, जब बसों को चलने नहीं देगी तो उसकी वैल्यू इन यूज गिर जाएगी, फ्यूचर में कोई कैश फ्लो आएगा नहीं, ठीक है। मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, तो ये वही सारी एग्जांपल हैं, इनको उठा के इसके ऊपर चिपका के देखते रहना खुद ब खुद। तो ये हमारे एक्सटर्नल इंडिकेटर है भाई, ये पूछ लेता है वो, ठीक है। तो इसको याद करना है कि मार्केट में डिक्लाइन आ जाए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाए, कोई लीगल रेगुलेटरी हमारे पास न्यू लॉ आ गया जिसका नेगेटिव इंपैक्ट है, कोई मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो गया, हमारी बस में कौन आएगा? हमारी बस में कोई नहीं आएगा, तो फेयर वैल्यू बस की गिर गई, कॉस्ट ऑफ सेल भी गिर गई, हमारे पास वैल्यू इन यूज भी नीचे गिर गई, तो ये गिर गई तो रिकवरेबल अमाउंट भी गिर गई, तो गिर गई तो हमारे पास इम्पेयरमेंट हो गई। अच्छा, हायर इंटरेस्ट रेट, सर ये हायर इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट का क्या मतलब है? अगर हम वैल्यू इन यूज में जो रेट लेते हैं ना, अगर आप 10% लो, इंटरेस्ट रेट हायर हुआ है, इंटरेस्ट रेट हो गया 50%, तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट, याद रखना, इंटरेस्ट रेट अभी अप्लाई करके देख लेना सवाल के अंदर, एक बार 10% ले लेना, एक बार 50% ले लेना, जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा ना, आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ना वो उतनी कम आएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू जितनी कम आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू इन यूज उतनी कम आएगी, क्योंकि वैल्यू इन यूज है ही क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो। जब वैल्यू इन यूज कम आई और उसने रिकवरेबल अमाउंट को अगर कर दिया कम, तो वो बुक वैल्यू से भी होगी कम, तो इम्पेयरमेंट आ जाएगी। तो हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो गिर जाती है, प्रेजेंट वैल्यू को गिरने वजह से हमारी वैल्यू न्यूज गिर जाती है, और रिकवरेबल अमाउंट गिर जाती है, और वो भाई इम्पेयरमेंट का मौजब या सबब बन सकती है। और एसेट कैरिंग अमाउंट मार्केट कैपिटलाइजेशन से गिर गई, मार्केट में हमारी जो है ना, हमारा जो मार्केट में है एसेट की कैरिंग अमाउंट आ रही है किताबों में 80 रुपए। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब यह है कि हमारी हमारी मार्केट में औकात, हमारी मार्केट में औकात, हमारे जो नेट एसेट्स है ना, हमारे नेट एसेट्स, उनकी कैरिंग अमाउंट है 80 रुपए। जितनी भी बसें हमारे पास पड़ी हैं उनकी कैरिंग अमाउंट आ रही है 80 रुपए। लेकिन मार्केट में हमारे शेयर की कीमत इतनी गिरी, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलती है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर, इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है। ये मतलब होता है इसका कि मार्केट में आपके शेयर की कितनी औकात है। हमारे मार्केट में शेयर की औकात हमने जब निकाली ना, तो वो निकली भाईजान सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन 70 रुपए। तो हमारी किताबों में हमारे एसेट्स 80 पे नजर आ रहे हैं, मार्केट में हमारी औकात 70 रुपए है, तो 10 रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस। तो ये भी एक एक्सटर्नल इंडिकेटर है कि मार्केट में हमारे शेयर पिट गए। तो जब भी हमारी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ज्यादा आ रही है और मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, तो ये हो जाएगा। हमारे एक्सटर्नल इंडिकेटर हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ, ये तो वो वजह थी जो हमारी कंट्रोल से बाहर थी, आउटसाइड द कंपनी थी। कुछ वजह ऐसी होंगी जो हमारे कंट्रोल में होंगी, हमारी वजह से ही एसिड के अंदर कोई ना कोई रोला घपला आ गया। तो ये आगे हमारे इंटरनल इंडिकेटर्स। इंटरनल इंडिकेटर्स में जी सबसे पहले दीज कम्स फ्रॉम द इंटरनल ऑपरेशंस रिपोर्ट्स एंड मैनेजमेंट डिसीजन। मैं हमारा अपनी कोई गलती थी, हमारा एसिड हमसे टूट फूट का शिकार हो गया। अब टूट फूट का शिकार हो गया तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू नहीं यूज गिर गई होगी, मार्केट में उसकी फेयर वैल्यू भी गिर गई होगी, कॉस्ट टू सेल भी उसकी कम हो गई होगी या ज्यादा हो गई होगी, बेचने का खर्चा घटे, जो घिसी पिटी चीजें हैं उनको बेचने का खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बढ़ेगा तो वो क्या कर देगा, इस चीज को कम कर देगा और रिकवरेबल अमाउंट को भी कम कर देगा। तो हमारी गलती की वजह से अगर कोई चीज हुआ है, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारा इंटरनल इंडिकेटर है, और इससे भी इम्पेयरमेंट हो सकती है। इंडिकेशन है, फिर बार बार बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि इंडिकेशन हो तो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा ही आएगा। तो हमारा जी क्या है, ऑब्सोलेसेंस और डैमेज। हमसे कोई चीज डैमेज हो गई है तो मैंने आपको बता दिया, फिजिकल डैमेज, या ऑब्सोलीट हो गया, पड़े पड़े बेकार हो गया, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, हम नोकिया 3310 पे पहुंच रहे हैं अभी। पुअर परफॉर्मेंस, अभी अगर हमारी पुअर परफॉर्मेंस है तो हमें जो हमारी वैल्यू यूज है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। ये सीजीयू जो है ना, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक्स में आ जाएगा, ये समझ आ जाएगा आपको। द रीऑर्गेनाइजेशन और रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, जो हमारी रीऑर्गेनाइजेशन है, रिडंडेंसी की कॉस्ट आ रही है, तो भाई हमारी अपनी जाती मफाद है ना, मैनेजमेंट के अपने प्लान है, मैनेजमेंट के अपने प्लान है जिसके हम डिसकंटिन्यू करेंगे ऑपरेशंस को, ठीक है, एसेट को, तो हमारी वैल्यू इन यूज गिर जाएगी, वैल्यू इन यूज गिर जाएगी, तो इसका मतलब हमारे जो एसेट्स हैं वो अब हमारे इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट होने के लिए जरूरी है। हमने प्लान किया कि हम ये पूरे का पूरा यूनिट बंद कर देंगे, अगर वो यूनिट बंद कर देंगे तो भाई डिसकंटिन्यू करने का जो हमारा प्लान है, या रीस्ट्रक्चर, इस एक जगह से उठा कर दूसरी जगह उखाड़ के लेके जाएंगे, उसमें जितनी भी कॉस्ट आएगी तो उसके बाद क्या एसेट हमारे उतनी ही औकात पे रहेंगे। नहीं सर, उनकी औकात चेक कर लो, क्या पता वो जो तुमने उखाड़ के लेके गए हो वेयर एंड टीयर की वजह से
या रिडेंडेंसी की वजह से तुम्हारे लोग भाग गए हैं जॉब छोड़ के, कोई तुम्हें फ्यूचर में एसेट तुम्हारे इंपेयर तो नहीं हो चुके? फिर आइडल पड़ा हुआ एसेट पड़ा पड़ा उसको जंग लग गए हैं, ठीक है, इस्तेमाल ही नहीं करते। तो अब जब इस्तेमाल किया तो वो इतनी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी दिखाई नहीं रहा, ये एसेट हमारे किसी काम पे नहीं रहा, एसेट का अंडर यूज हो गया। और रिवाइज कैश फ्लो प्रोजेक्शन, कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन द प्रीवियसली। हमने अपनी कैश फ्लो प्रोजेक्शन, अपने नया कैश फ्लो बनाया, कैश फ्लो बनानी आती है ना, आपने सीखी भी है कि कैश फ्लो आप कैसे बनाते हैं, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वगैरह लेके। अब आपने जो इस साल का कैश फ्लो बनाया उसके उस कैश फ्लो के में पता लगा कि भाई आपके जो कैश फ्लो आपने सोचे हुए थे ना 100 आने, वो 50 आने, तो कैश फ्लो के अंदर डिक्लाइन आ रहा है, तो आप देख लो कि आपके एसेट है ना जो वो इम्पेयर तो नहीं हो गए। तो इम्पेयर कैसे हो जाएंगे? क्योंकि वैल्यू इन यूज के अंदर कमी आ जाएगी, क्योंकि वैल्यू इन यूज में कैश फ्लो इस्तेमाल होते हैं, और कैश फ्लो गिरे तो वैल्यू इन यूज गिरी, और वो गिरी तो रिकवरेबल अमाउंट हो सकता है कि गिरी, और गिरी तो इम्पेयरमेंट हो जाएगी। सिग्निफिकेंट इंप्लॉय लॉस, हमारे पास इंप्लॉय छोड़ के भाग गए, तो वही इंप्लॉय छोड़ के भाग गए तो भाईजान कैश फ्लो के अंदर चेंज आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर थे भाई, ये आपके ऑडिट के अंदर बहुत काम आएंगे, ये सारी बातें वहां सिर्फ ऐसी लिख देगा कि आपके बहुत सारे ना इंप्लॉयज भाग गए हैं, ये आपका एसेट ऐसे इस्तेमाल में नहीं है और ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो वहां पे जी ऑडिटर साहब आप आके क्या करते हैं जी, वो कहेगा कि ये सीट इंडिकेशन है कि हमारे एसेट है वो इम्पेयर हो गए होंगे, मे बी, तो एसेट को हमें चेक कर लेना चाहिए कि एसेट ओवर स्टेटेड तो नहीं पड़े हुए। तो ये आप ऑडिट में भी पढ़ लोगे ये सारी बातें, वरना यहाँ पे आपने पढ़ ही ली है। ये बहुत आसान सा छोटा सा स्टैंडर्ड है, ठीक है, पूरे फार्मूले के अंदर उसके अंदर खत्म हो जाता है कि बुक वैल्यू को कंपेयर करो रिकवरेबल अमाउंट से, रिकवरेबल अमाउंट है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज, और फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इन चार चीजों को पढ़ो तो आपका पूरे का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना दूसरा लेक्चर। तो होप सो इसके बाद इसके ऊपर मजीद एक लेक्चर या एक लेक्चर ही लगेगा और ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज।